एसएससी जीएस थ्योरी थर्ड एडिशन, ये लेटेस्ट एडिशन है इसका जीएस थ्योरी किताब का, और ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में आता है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पिनेकल की वेबसाइट पे, लोकल बुक शॉप पे ये किताब आपको मिलेगी। और इसमें सारे सब्जेक्ट स्टडी, जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, कंप्यूटर, सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड कर दिया गया। इसकी थ्योरी है और रिवर्स इंजीनियरिंग के आधार पे, मतलब कि जो क्वेश्चन होते हैं उनको सबको सेग्रीगेट करके सीक्वेंस में बनाकर फिर उसके बाद थ्योरी डेवलप की जाती है, जिससे किताब सबसे ज़्यादा रेलेवेंट बन सके। और इस किताब से 95% से ज़्यादा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं और आएंगे। ऑल द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋचा। पिनेकल के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम जीएस थ्योरी बुक में स्टैटिक जीके में कंप्यूटर्स टॉपिक कंप्लीट करेंगे। अब कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा, हम सीपीयू के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको पता है सीपीयू एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का, एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी जाए तो हम बता सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। सीपीयू को एक और नाम से जानते हैं जो हमने अपनी बुक्स में पढ़ा है पहले, डेट इज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को ही हम प्रोसेसर बोलते हैं। अभी देखिए सीपीयू की बहुत सारी सीपीयू 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है, जैसे कि एएलयू, सीयू, एमयू। अब ये एएलयू क्या होता है? डेट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब एमयू की बात करें, मेमोरी यूनिट। अब सीयू की बात करें, कंट्रोल यूनिट। तो उसी से रिलेटेड आज हम पढ़ने वाले हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इसी पर्सपेक्टिव से पूछे जाते हैं। अभी बात करते हैं हम अपने टॉपिक से रिलेट करके सीपीयू होता क्या है। अभी मैंने सीपीयू की फुल फॉर्म बताई है, लेकिन एक्चुअली में सीपीयू होता क्या है। देखिए, जब हम इनपुट देते हैं, सपोज ऐसे लिख सकते हैं हम, कीबोर्ड है हमारा, हम कीबोर्ड से इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग होती है और फाइनली मॉनिटर पे हमें क्या मिलता है? आउटपुट। तो ये क्या है? हमारा सीपीयू तो ही करता है ये काम। जैसे कि हमें किसी ने कुछ बात बताई, ठीक है, हमने वो सुन ली, समझ ली। अब हमारे ब्रेन में तो क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी ना, सारी प्रोसेसिंग होगी, फिर फाइनली हम आउटपुट देंगे। हम बोलेंगे अच्छा ये कर सकते हैं, ये डिसीजन होगा हमारा। तो सोच के प्रोसेसिंग होगी हुई है ना। तो सेम काम हमारा कंप्यूटर्स भी करता है, हमारा सीपीयू ही यही काम करता है। हम इनपुट देते हैं, किसके थ्रू देते हैं? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देते हैं। अब इनपुट डिवाइसेस में हमारा माउस और कीबोर्ड के थ्रू हमने इनपुट दिया। सीपीयू में क्या हुई? हमारी प्रोसेसिंग हुई सारी कंप्लीटली। जितनी भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं ना, सब हमारी सीपीयू में जाती है, सारी प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है और फिर फाइनली हमें आउटपुट मिलता है मॉनिटर के थ्रू। तो ये सारा काम जो होता है, ये जो सारा काम करता है, ये हमारा सीपीयू करता है। अब देखिए, अगर बात करते हैं सीपीयू की फुल फॉर्म हमने आपको बता दी। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। देखिए, हम हर चीज़ की कुछ ना कुछ यूनिट होती है। जब भी हम मेजरमेंट करते हैं, हम किसी ना किसी चीज़ की, हर चीज़ की यूनिट्स होती है, तभी तो बताते हैं अच्छा इसने इतना काम किया, इतने काम किया, इतने दिन में काम किया। तो यूनिट्स होती है ना हर चीज़ की। ऐसे ही कंप्यूटर्स की भी सीपीयू में यूनिट्स होती है। जैसे हम कहते हैं ना, फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स होती है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स क्या होती है? हर्ट्ज होती है। ऐसे ही सीपीयू की भी यूनिट होती है, जैसे कि कितनी इंस्ट्रक्शन रेट ली है उसने, कितने इंस्ट्रक्शन रेट पे वो काम किया है उसने, तो उसको यूनिट बोलते हैं। वो इंस्ट्रक्शन पे काम करता है ना, तो हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन रेट की। तो जब भी वो कितने इंस्ट्रक्शन रेट पे काम करता है तो उसकी यूनिट मेजर होती है। उसकी जब पहले का सीपीयू होते थे, उनके साइज बहुत बड़े होते थे प्रोसेसर्स के, तो उनमें जो हम यूनिट मेजर करते थे ना, वो किप्स और मिप्स पे करते थे। किस में करते थे? किप्स और मिप्स पे। अब ये किप्स और मिप्स क्या होती हैं? देखिए, किप्स की बात करें तो किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मैंने क्या बोला कि हमारा जो सीपीयू है वो इंस्ट्रक्शन लेता है। अब वो इंस्ट्रक्शन कितने टाइम की लेता है, कितने उसमें इंस्ट्रक्शन लेता है, उसको मेजर करने के लिए यूनिट यूज होती है किप्स और एक होती है मेप्स। अगर बात करें आपके एग्जाम में पूछा जाए इंस्ट्रक्शन रेट कितना लेता है, इंस्ट्रक्शन रेट के कितने हिसाब से वो मेज़र करनी है, तो आप बोलेंगे किप्स और मेप्स। पहले कंप्यूटर्स में हम इस पे मेज़र करते थे, इन यूनिट्स पे, जैसे कि 1000 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड या फिर किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो ये क्या है? ये सीपीयू की यूनिट्स है। तो पहली चीज़ तो ये याद रखनी है, ये होती थी इंस्ट्रक्शन रेट पे ठीक है। अब आती है अभी जो कंप्यूटर्स, अभी जो सीपीयू हम यूज़ कर रहे हैं, अभी जो प्रोसेसर हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमारी यूनिट्स आती है हर्ट्ज में। किस में जाती है? हर्ट्ज में। अब हर्ट्ज क्या होता है कि अब ना जो प्रोसेसर होते हैं, अभी मैंने क्या बोला, पहले जो प्रोसेसर तो इंस्ट्रक्शन रेट पे वर्क करते थे, लेकिन जो अभी प्रोसेसर हम यूज़ कर रहे हैं वो क्लॉक पे वर्क करता है, क्लॉक रेट पे वर्क करते हैं। तो हम बोलते हैं उनकी यूनिट्स किस में होती है? हर्ट्ज में। किस में होती है? अगर क्वेश्चन में पूछे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से तो आप लिखिएगा मेप्स और किप्स, और अगर पूछे आपसे
क्लॉक में क्लॉक रेट के हिसाब से, तो वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन रहती है उसकी जो क्लॉक रेट के हिसाब से यूनिट रहती है वो उसकी यूनिट रहती है हर्ट्स। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। हर्ट्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी की भी यूनिट होती है। अब हर्ट्स में भी गीगा हर्ट्स रहती है और मेगा हर्ट्स रहती है, तो इन चीज़ को याद रखिएगा। मेगा हर्ट्स और गीगा हर्ट्स रहती है किसमें, क्लॉक में। तो दोनों चीज़ों में मैंने डिस्क्राइब करके अलग अलग बताया है कि अगर इंस्ट्रक्शन रेट के हिसाब से एग्जाम में पूछे तो मिप्स और किप्स पे जाइएगा, और अगर आपको पूछे कि क्लॉक के हिसाब से साइकिल पर सेकेंड, अभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि हर्ट्स क्या होता है, तो साइकिल पर सेकेंड जो हमारा कंप्यूटर है जो वो इंस्ट्रक्शन लेनी स्टार्ट करता है वो कितने उसमें लेता है, तो हर्ट्स क्या होता है, साइकिल पर सेकेंड। तो यहाँ पे अगर वो पूछे क्लॉक रेट के हिसाब से यूनिट तो मेगा हर्ट्स और गीगा हर्ट्स, और अगर पूछे इंस्ट्रक्शन रेट के हिसाब से तो मेंशन करना मिप्स और किप्स। अब ये तो हमारा था इनके बारे में, सीपीयू के बारे में मैंने बताया सीपीयू क्या होता है, मैंने उसकी यूनिट मेंशन करी है, ये होती है। अभी डिपेंड करता है उसके फंक्शंस पे। अब उसके फंक्शंस क्या होते हैं, कुछ ना कुछ फंक्शंस होते हैं ना। अभी हमने कंपोनेंट्स की बात करी ना, किसकी बात करी हमने, कंपोनेंट्स की बात करी। कंपोनेंट्स पे जाते हैं तो हमारा ALU आ जाता है, डेट इज़ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगर हम MU पे जाते हैं डेट इज़ मेमोरी यूनिट। अगर हम इसमें CU में जाते हैं तो कंट्रोल यूनिट। तो ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों हमारे कंपोनेंट्स होते हैं CPU के। अभी मैं इनको बताऊंगी डिटेल में, मैं बता रही हूँ कि क्या करने के वाला है। अब चलते हैं फंक्शंस पे। फंक्शंस भी तो होते हैं, तो सबसे पहले ये फैच क्या करता है, फैच करता है, डिकोड करता है, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं डिकोड करता है, फिर उसके बाद ये एग्जीक्यूट करता है, फिर उसके बाद ये स्टोर करता है। तो मैंने ये यहाँ क्या लिखा है, मैंने ये लिखे हैं फंक्शंस ऑफ CPU, और यहाँ पे लिखे हैं कंपोनेंट्स ऑफ CPU। अगर हम फंक्शन की बात करें, CPU के फंक्शंस की बात करें, फैच, मैं जैसे कोई आपको कोई चीज़ बताता है तो पहले आप सुन लेते हैं, आपने वो फैच कर ली, ठीक है। अब आपने सुन ली, आपने कोई चीज़ पढ़ी, आपने वो देख ली, आपने पढ़ ली, समझ ली, आपने वो फैच किया, डेट इज़ अ फैचिंग। अब पता है डिकोड, अब वो आपके ब्रेन में जा रही है, आपकी प्रोसेसिंग हो रही है, डिकोड हो रही है, आप अपनी लैंग्वेज में उसको बोलने वाले हैं। आपने जो पढ़ा, जो सुन लिया, आपने बताया, आपको किसी और को भी बतानी है वही बात, तो आपके ब्रेन में या कोई डिसीजन लेना उस चीज़ से रिलेटेड, तो ब्रेन में क्या चल रही है, आपकी डिकोडिंग चल रही है। अब फाइनली आप आउटपुट देने वाले हैं, एग्जीक्यूट करने वाले हैं, और फिर आपको अगर वो आपके लिए ज़रूरी है तो आप कहीं ना कहीं अपने ब्रेन में स्टोर करेंगे। तो ये सब काम किसका होता है, हमारा CPU का। CPU भी सेम इसी तरह वर्क करेगा, पहले फैच करेगा, फिर उसके बाद डिकोड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद वो स्टोर करेगा। देखिए फैच करता है, फिर उसके बाद डिकोड करेगा, ये सब काम कौन करने वाला है, कौन करेगा, CPU। फैच कैसे करेगा, हम इनपुट देंगे ना उसको, वो डिकोड करेगा, प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा, किसके थ्रू करेगा एग्जीक्यूट, आउटपुट आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, स्टोर होगा, किसकी फॉर्म में, मेमोरी की फॉर्म में। तो इट इज़ ऑल अबाउट CPU। जितना भी चीज़ें मैंने आपको CPU के बारे में बताई कि ये तो हमने पढ़े हैं उसके फंक्शंस, फिर हमने उसके पढ़े हैं कंपोनेंट्स। अगर कंपोनेंट्स की भी बात कर लेते हैं, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, नाम से ही पता चल रहा है सारी कैलकुलेशन, सारे ऑपरेशन कहाँ होने वाले हैं, ALU में। ये कंपोनेंट है किसका, CPU के कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। याद रखिए ये कंपोनेंट्स हैं, वो फंक्शंस हैं, तो फंक्शंस को आपको याद हो गए होंगे, जैसे मैंने एग्जांपल देके समझाया है। तो फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर, ब्रेन वाला एग्जाम याद रखना। आप कुछ भी पढ़ते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एग्जाम में आप कुछ एग्जाम के लिए आप पढ़ते हैं ना, तो पढ़ रहे हैं आप, तो वो क्या हो, फैचिंग हुई। अब ब्रेन में आपके डिकोडिंग होगी कि अच्छा इसका मैं ऐसे सॉल्यूशन लिखूंगा, इसका मैं ऐसे सॉल्यूशन लिखूंगा। तो जो आउटपुट आएगा वो किसके थ्रू आएगा, आपका जो आंसर राइटिंग होगी आप लिखेंगे उसको एग्जाम में, वो आउटपुट हो गया। अब वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में स्टोर रहेगा, अच्छा ये चीज़ मैंने यहाँ कहीं पढ़ी थी, तो वो स्टोर हो गया। तो ऐसे ही सेम हमारा CPU वर्क करता है, फैचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट किसके थ्रू करता है, आउटपुट आता है ना हमारी स्क्रीन पे, तो वो एग्जीक्यूट होता है, स्टोर होता है ना किसकी फॉर्म में, मेमोरी की फॉर्म में। डिकोड होता है ना हमारे CPU में, प्रोसेसिंग होती है वो डिकोड, फैचिंग हम इनपुट देते हैं वो होता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट फंक्शंस। एंड इस पे बात करते हैं ALU पे। क्या था ALU, डेट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। करता क्या है, ये नाम से पता चल रहा है सारी कैलकुलेशन जितनी भी होगी, कैलकुलेशन रिलेटेड टू मैनी ऑपरेशन। अब वो क्या होंगे, हमारे एडिशन, हमारे सब्ट्रैक्शन, हमारे मल्टीप्लिकेशन, हमारे डिवीजन, हमारे लॉजिकल गेट्स, एंड नोर, एक्सोर, ये सब कहाँ होंगी, सारी चीज़ें ALU पे होगी, ठीक है। तो ALU इंपॉर्टेंट पार्ट है
कोई भी फंक्शन को, किसी भी इनपुट को प्रोसेसिंग करानी हो, कुछ भी कोई भी फंक्शन कराना हो रिलेटेड टू ALU, रिलेटेड टू कैलकुलेशन, रिलेटेड टू मैनी ऑपरेशन, तो वो सब कहाँ होंगे? हमारे ALU में। अब बात करते हैं MU की। MU से पहले हम बात कर लेते हैं CU की। अब CU क्या होता है? ये हमारा कंट्रोल यूनिट होती है। जितना भी चीज़ कंट्रोल करने का काम होता है ना, वो CU का होता है। सारा काम फैचिंग से लेके स्टोर तक, जितना भी कंट्रोल, इनपुट देना, हार्डवेयर प्रोसेसिंग होना, सब कुछ एग्जीक्यूट होना, सारा काम इसका होता है, कंट्रोल यूनिट का। तो नाम से ही पता चल रहा है ये कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे हमारा नर्वस सिस्टम वर्क करता है ना, अभी हमें ये हैंड मूव करना है तो ये हैंड ऐसे, तो ये सब कंट्रोल होने का काम हमारा कौन कर रहा है? ब्रेन। तो ये सब चीज़ें हमें कौन बता रहा है? कंट्रोल करने का काम, तो ये सब कौन कर रहा है? CU। तो हमारे इसी तरह से हमारे कंपोनेंट्स है ALU, CU। ALU और CU के बारे में हमने पढ़ा है। अब बात करते हैं MU, दैट इज मेमोरी यूनिट। मेमोरी, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि मेमोरी यूनिट को किस और नाम से जानते हैं? हम रजिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। मेमोरी यूनिट को हम किसके नाम से जानते हैं? रजिस्टर्स के नाम से। अब ये रजिस्टर क्या करता है जी? एक टेम्परेरी मेमोरी है। क्या ये एक टेम्परेरी मेमोरी है? पर ये एक फास्टेस्ट मेमोरी है। ये CPU के अंदर ही होती है मेमोरी, हमारी रजिस्टर्स। तो ये एक फास्टेस्ट मेमोरी है, बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेसिंग करती है रजिस्टर्स। अब ये सारा डेटा अपने पास स्टोर करती है, कौन? रजिस्टर्स। तो मेमोरी को एक और नाम से जानते हैं, डेट इज रजिस्टर्स। ये डेटा किस फॉर्म में स्टोर करती है? फ्लिप फ्लॉप में। अब फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं? मैंने क्या बोला कि सारा डेटा स्टोर होता है हमारा मेमोरी में। कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है। CPU में जो मेमोरी है वो कैसी है? टेम्परेरी मेमोरी है। ये रजिस्टर एक फास्टेस्ट मेमोरी। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, तो रजिस्टर एक फास्टर मेमोरी है। कैश एक फास्टर मेमोरी है। सबसे पहले रजिस्टर्स आते हैं, फिर कैश आती है, तो रजिस्टर हमारी एक फास्टेस्ट मेमोरी है। ये चीज़ याद रखनी है। अभी मैंने कहा कि सारा मेमोरी है ना, डेटा सारा स्टोर कौन करेगी? हमारी मेमोरी। तो रजिस्टर क्या करती है? सारा डेटा स्टोर करने का काम करती है रजिस्टर्स। अब ये देखिए, मैंने क्या बोला कि डेटा तो स्टोर करती है, ये डेटा किस फॉर्म में रखती है? ये फ्लिप फ्लॉप की फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? रजिस्टर्स किस चीज़ के बने होते हैं? हम ऐसे बोल सकते हैं फ्लिप फ्लॉप के। अब फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? जो डेटा लेता है ना, ये 0 और 1 की फॉर्म में। ये एक फ्लिप के लिए, 0 के लिए एक फ्लिप फ्लॉप, 1 के लिए एक फ्लिप फ्लॉप। तो रजिस्टर किस चीज़ का बना हुआ है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। क्या बोल सकते हैं? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, ऐसे बोल सकते हैं। अब फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं? जो डेटा लेता है ना फ्लिप फ्लॉप्स, वो 0 और 1 की फॉर्म में लेता है। तो अब रजिस्टर के अंदर जब डेटा स्टोर होता है, एक फ्लिप फ्लॉप के लिए, एक 0 के लिए एक फ्लिप फ्लॉप, एक 1 के लिए एक फ्लिप फ्लॉप, एक 0 के लिए एक फ्लिप फ्लॉप। तो इसी तरह से हमारा काम चलता है रजिस्टर्स का। तो ये क्या था? ये सब हमारा CPU के बारे में था, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, एक चीज़ और होती है इनसे रिलेटेड, सिस्टम यूनिट। कंट्रोल यूनिट अलग है, एक और होता है सिस्टम यूनिट। अब ये सिस्टम यूनिट क्या होता है? अगर हम बात करें सिस्टम यूनिट की, तो सिस्टम यूनिट होता क्या है? देखिए, सिस्टम यूनिट जैसे अगर ये हमारा CPU है, कंटेनर होता है, एक तरह का कंटेनर होता है ना। अभी वो कंटेनर खाली है, तो उसे बोलते हैं सिस्टम यूनिट। उस कंटेनर में भी कुछ नहीं है। अगर उस कंटेनर में मैंने CPU मतलब प्रोसेसर, मतलब कि ग्राफिक्स कार्ड, ये सब चीज़ें डाल दी, मतलब रैम, मदरबोर्ड, तो पूरा एक CPU बनता है। अगर खाली है तो उसे सिस्टम यूनिट बोलते हैं। बिल्कुल खाली है, उसमें कोई कंटेनर कुछ नहीं है, तो उसे सिस्टम कैबिनेट भी बोलते हैं। हम CPU को ऐसे सिस्टम को कैबिनेट भी बोलते हैं। अगर कंपोनेंट्स खाली है, अगर कंपोनेंट्स डाल दिए तो वो हमारा एक CPU बन जाता है, तो बोलते हैं उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सिस्टम यूनिट को भी याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है? अब आर्किटेक्ट ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? दो चीज़ें होती है, रिस्क और सिस्क। क्या होता है? रिस्क और सिस्क। रिस्क और ये होता है सिस्क, ठीक है। तो क्या होता है एक्चुअली में इसमें? क्या होता है रिस्क और सिस्क में? इसका मतलब होता है रिड्यूस, इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये करते हैं क्या है? दीज आर द आर्किटेक्ट ऑफ कंप्यूटर्स। जो पहले कंप्यूटर्स चलते थे, जब जितने भी CPUs पहले थे, उसमें ना सिस्क होता था, ठीक है। आर्किटेक्ट ऑफ कंप्यूटर की बात करें, उसमें क्या होता था? सिस्क, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होती थी। अब रिस्क की बात करें तो अब जो CPUs है उनमें क्या होता है? रिड्यूस इंस्ट्रक्शन रेट। तो ये चीज़ें याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अभी CPU है, अभी उनमें आर्किटेक्ट कौन सा होता है? तो उसमें रिस्क रहता है, और पहले वाले में क्या रहता था? सिस्क, ठीक है। डेट इज कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आता है रिस्क में क्या होता है? डेट इज रिड्यूस इंस्ट्रक्शन। तो इन चीज़ों को याद रखना है, ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद और क्या बात कर सकते हैं? मैंने आपको यूनिट्स बताई हैं, इसके बाद मैंने आपको और इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। चलिए, अब इससे रिलेटेड और क्या पढ़ सकते हैं? जैसे हमने सारी चीज़ें कवर की हैं, हमने CPU के बारे में पढ़ लिया, फंक्शंस पढ़े हैं, उसके कंपोनेंट्स पढ़े हैं, उसके यूनिट्स के बारे में पढ़ा है, और थोड़ा बेसिक आइडिया लिया है
जैसे कि मैंने रिस्क और सिस्क बताया, इसको याद रखना, ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। डेट इज आर्किटेक्ट ऑफ कंप्यूटर। दो चीजें होती है, रिस्क यानी कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, इसमें क्या होता है कंप्यूटर सेट, ये सेट कंप्यूटर, इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर क्या करता है कि ना पहले जो अभी वाले सीपीयूज हैं, अभी जो प्रोसेसर है उनमें रिस्क यूज होता है और पहले वाले में सिस्क यूज होता था। जो इंस्ट्रक्शन सेट होता था वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता था। क्यों होता था कॉम्प्लेक्स? क्योंकि पहले वाले प्रोसेसर उनके सीपीयू का साइज बहुत बड़ा होता था, तो इस वजह से वो उसमें सिस्क आर्किटेक्ट का रखा जाता था। अब वाले जो सीपीयू है उनका प्रोसेसर का साइज बहुत छोटा है, तो दैट टर्म इज नॉन ए रिस्क बोलते हैं उसको। तो इस चीज़ का याद रखना, ठीक है, दैट इज रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। तो इट इज़ ऑल अबाउट सीपीयू। जितना भी अभी पढ़ा है वो किससे रिलेट पढ़ा है? सीपीयू। अभी कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं रिगार्डिंग सीपीयू, वही बताए हैं जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं सीपीयू, डेट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर फुल फॉर्म पूछी जाए, डेट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको एक और नाम से जानते हैं, डेट इज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, और इसको एक और नाम से भी जानते हैं, डेट इज प्रोसेसर, ठीक है। अब ये सब चीज़ें क्या है? इट इज़ ऑल अबाउट, ये हमारा सब कुछ सीपीयू के बारे में। बात करते हैं इसके फंक्शंस की। अगर हमने बात की थी इसके फंक्शंस की, अब उसमें क्या क्या था फंक्शंस में? तो पहले फैच करेंगे, उसके बाद क्या होगा? डिकोड होगा, उसके बाद क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद क्या होगा? स्टोर होगा। स्टोर कहाँ होगा? मेमोरी में होगा। तो ये क्या है हमारे? ये सीपीयू का इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, फुल फॉर्म याद रखनी है, ब्रेन, प्रोसेसर, तो ये सब चीज़ें याद रखनी है। फंक्शंस की बात करें तो फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो हमारा थर्ड पॉइंट जो यहाँ रहेगा, इसको हम बोलते हैं दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कंपोनेंट से भी। तो कंपोनेंट्स क्या है? 3 कंपोनेंट्स से। कौन कौन से? हम सीयू को पहले ले लेते हैं, फिर एएलयू को ले लेते हैं, फिर मेमोरी को ले लेते हैं। अब मेमोरी को एक और नाम से जाना जाता है, डेट इज रजिस्टर। मेमोरी को हम एक और नाम से जानते हैं, कोई टर्म है उसके लिए यूज होती है, वो रजिस्टर्स होती है। रजिस्टर एक फास्टेस्ट मेमोरी है, ये भी याद रखनी है। रजिस्टर क्या होती है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि रजिस्टर एक्चुअल में क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। अब फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं? जो डेटा लेते हैं 0 और 1 की फॉर्म में। रजिस्टर कैसे स्टोर करता है? एक 0 के लिए एक फ्लिप फ्लॉप, एक 1 के लिए एक फ्लिप फ्लॉप। तो इस तरह से रजिस्टर डिजाइन होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट हमने क्या पढ़ा? इनके आर्किटेक्ट के बारे में कि कैसे होते हैं ये, इनकी स्ट्रक्चर, आर्किटेक्ट किसके ऊपर बेस्ड रहती है। तो याद रहे रिस्क और सिस्क। जो अब वाले कंप्यूटर्स हैं उसमें जो यूज हो रहा है वो रिस्क हो रहा है, जो पहले वाले कंप्यूटर्स में यूज होता था वो सिस्क होता था। तो ये सब चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। अब आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करते हैं। वो क्या होता है? इट इज कोर, ठीक है। अभी देखा है ना, इंटेल कोर लिखा रहता है ना हर कंप्यूटर, अब कोई भी प्रोसेसर खरीदते हैं इंटेल कोर तो लिखे रहते हैं ना। अभी क्या होते हैं, जो हमारी, जैसे आपको एक चीज़ पता है, अगर हम इससे पहले माइक्रो प्रोसेसर की बात करें और आईसी चिप्स की बात करें, माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं तो प्रोसेसर ही है माइक्रो प्रोसेसर। अभी बात करते हैं इनकी, अगर आईसी इंटीग्रेटेड चिप्स की बात करें तो हमारी थर्ड जनरेशन जो थी, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स था, वहाँ पे आईसी चिप्स का यूज़ हुआ था। किसका यूज़ हुआ था? इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज़ हुआ था। याद रखना ये क्वेश्चन, क्योंकि इसी टॉपिक से रिलेट करता हुआ है। अगर हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो फोर्थ जनरेशन में हमने क्या यूज़ होता था? डेट इज माइक्रो प्रोसेसर। अब इंटेल कोर, ये कोर होता कि एक्चुअल में, देखिए जब भी हमारा जो पहले क्या था कि इस तरह से ऐसे रिप्रेजेंट होता था, इंटेल कोर ऐसे प्रोसेसर के ऊपर, इंटीग्रेटेड चिप्स के ऊपर इस तरह से रिप्रेजेंट होता था। इसको 2 पार्ट्स में कर दिया, मतलब और छोटा कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो उसको बोलते थे डुअल कोर। क्या बोलते थे? डुअल कोर। तो ऐसे प्रोसेसर को हमने डिवाइड किया, ये 2 हो गए तो डुअल कोर हो गया। अगर ये 4 हो जाते, अगर और छोटा किया इनको तो ये 4 हो गए थे। जैसे आप कोई प्रोसेसर देखना, उसमें कोर चिप के ऊपर, प्रोसेसर के ऊपर वहाँ पे लगा रहता है। अगर 2 पार्ट्स में होता है, वो 2 और छोटा कर दिया, 2 चिप्स में 2 पार्ट्स में कर दिया तो उसको डुअल कोर बोलते हैं। अगर उसको 4 में कर दे तो उसको क्वाड कोर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसको 6 पार्ट्स में कर दे, 6 में कर दे तो उसको और छोटा और 6 पार्ट्स में कर दिया तो उसको हेक्सा बोला है, हेक्सा कोर। और अगर उसको और कर दे दैट इज ऑक्टा कोर। तो ये हमारे क्या है? कोर है, जिसको मैंने बताया हमारे प्रोसेसर को ही सब डिवाइड, हमारे चिप्स को भी छोटे छोटे पार्ट्स में कर दिया, इंटीग्रेटेड चिप्स को, माइक्रो प्रोसेसर को। फर्स्ट जैसे पहले 2 में कर दिया था, पहले ऐसे था पूरा कंप्लीट जो पहले था, फिर उनको 2 में कर दिया, फिर इसको हमने डुअल कोर बोला, फिर ऐसे हमने उनको 4 में किया तो उसको हमने
क्वाड कोर बोला, ऐसे ही हमने 6 में किया, 6 कोर्स में किया तो हेक्सा बोला, और 8 में बोला तो ओक्टा। तो एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आपको ये चीज़ बताइए, याद रखनी है आपको ये चीज़। तो इसी के साथ बिल्कुल बेसिक्स मैंने आपको सीपीयू के बारे में बताया, सारा जितना भी बेसिक एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बताया। अब डिटेल में पढ़ते हैं हम इसके बारे में। यहाँ से स्टार्ट होता है, हम पढ़ने वाले एक्चुअल में हमारा टॉपिक है, हम जीएस थ्योरी बुक के स्टैटिक जीके का कंप्यूटर टॉपिक करने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है, इसको हम कवर करने वाले हैं आज। और कंप्यूटर्स में भी कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, डेट इज, उसको हम क्या बोलते हैं, डेट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर हमसे पूछा जाए, मैं ये सब आपको पढ़ा चुकी हूँ, एक बार पढ़ लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर हम इसको पढ़ते हैं, डेट इज सीपीयू, डेट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर पूछा जाए एग्जाम में फुल फॉर्म क्या होती है, तो डेट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको एक और नाम से जानते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। 3 लॉजिकल यूनिट्स होती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, जो हमारे पूरे सीपीयू को बनाते हैं, वो 3 कंपोनेंट्स, या उनको बोलते हैं 3 लॉजिकल यूनिट्स होती हैं। अब वो कौन कौन सी होती हैं, हमारी अर्थमेटिक, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, डेट इज एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म पूछी जाए तो पता होनी चाहिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मेन स्टोरेज मतलब कि हमारी एमयू, मेमोरी यूनिट मतलब कि हमारे रजिस्टर्स, और हमारी कंट्रोल यूनिट। अब ये करती क्या है, ये 3 कंपोनेंट्स मैंने आपको बता दिए। अगर बात करते हैं हम यहाँ पे एएलयू की, तो नाम से पता चलता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सारी कैलकुलेशन किससे रिलेटेड, सारे ऑपरेशन जितने भी होंगे किससे रिलेटेड, सपोज एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन से, डिवीजन से, ये सब कौन करने वाला है, एएलयू। हमारे जितने भी लॉजिक गेट्स होते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे वो सब भी कौन करेगा, हमारा एएलयू। अब लॉजिक गेट्स क्या होते हैं पूछे जाए तो हमारे एंड गेट, एक्सोर गेट, नोर गेट, नैंड गेट, ये सब कौन करने वाला है, हमारा एएलयू करने वाला है। हमारे जितने भी रिलेशनल फंक्शन होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, जितनी भी लॉजिकल चीज़ें होती हैं सब एएलयू करेगा। तो ये चीज़ हमारी यहाँ क्लियर होती है। ये हमारा क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट है, किसका है, सीपीयू का। अब सेकंड कंपोनेंट की बात करते हैं तो सेकंड कंपोनेंट होता है हमारा सीयू, यानी कि कंट्रोल यूनिट। अब जितने भी हम इनपुट देते हैं ना, हम इनपुट देने के बाद वो डिकोड होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है, तो ये सब काम कंट्रोल करने का काम किसका रहता है, कंट्रोल यूनिट का। हमारा सीपीयू क्या है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट ही तो है। अभी देखिए, अगर हमारा सीपीयू का हार्डवेयर कंपोनेंट है, हम 2 चीज़ों से बोलते हैं, सिस्टम यूनिट और बात करते हैं सीपीयू की। देखिए दोनों चीज़ें अलग अलग है। सिस्टम यूनिट क्या होता है, एक तरह का कंटेनर है, अगर कैबिनेट है, एक तरह अगर हमारे सीपीयू में वो बॉक्स है, जो वो कैबिनेट है, अगर हम उसमें कुछ नहीं डालते ना, कोई कुछ, ना मदरबोर्ड, ना रैम, ना कुछ भी नहीं, कोई फैन नहीं, कुछ नहीं डाल रहे, तो वो हमारी सिस्टम यूनिट है, खाली एक सिस्टम यूनिट है। उस कंटेनर में हम सब चीज़ ऐड कर देते हैं, हमारी रैम, मदरबोर्ड, फैन, पावर सप्लाई के लिए चीज़ें, तो वो हमारी क्या बन जाता है, सीपीयू बन जाता है। तो इन दोनों में भी डिफरेंस याद रखना। तो अगर हम, तभी तो हमने बोला है कि हमारा जो सीपीयू है वो कैसा है, हार्डवेयर कंपोनेंट है, तो इस चीज़ को भी याद रखना। अब यहाँ पे कंट्रोल यूनिट की बात हो रही थी, जितनी भी प्रोसेसिंग होती है ना, एक्चुअल में वो सारा कंट्रोल करने का काम इस सीयू का होता है, ठीक है। जैसे कि फैच से लेके स्टोर तक, जब फैच होता है, डेटा देते हैं हम उसको, उसके बाद डिकोड होता है, उसके बाद एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद फाइनली कहीं मेमोरी में जाके स्टोर होता है, तो वो सब काम कंट्रोल यूनिट का होता है। तो आपको इस चीज़ को भी याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब ये देखिए, कुछ इस तरह से हमारा ये आपको सीपीयू की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से दिखाई देती है। इसमें क्या क्या होते हैं वो चीज़ों की बात करते हैं। मेमोरी होती है, तभी तो हमने बोला मेमोरी यूनिट, रजिस्टर्स बोलते हैं। अब मेमोरी यूनिट में भी हमारे रैम रोम होता है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे आपको ऐसे दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रैम होती है। इसी के बाद यहाँ पे क्या है, प्रोसेसर, जो सारा प्रोसेसिंग का काम करता है। मदरबोर्ड की बात करें तो यहाँ, अगर ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो यहाँ होता है। अभी ग्राफिक कार्ड होता क्या है, एक्चुअल में जो अभी वाले मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं ना, जो हम यूज़ करते हैं, उन सब में ग्राफिक कार्ड्स होता है। ये गेमिंग वगैरह के लिए ज़्यादा होता है। गेमिंग वगैरह के लिए ये लोग गेमिंग वगैरह बनाते हैं, वो लोग इनका ज़्यादा यूज़ करते हैं। वीडियो को एडिट करने के लिए, वीडियो को रेंडरिंग करने के लिए ग्राफिक्स कार्ड का यूज़ होता है। तो इस चीज़ को याद रखना। अभी के जो मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं, जो हमारे लैपटॉप्स आ रहे हैं या हमारे कंप्यूटर्स आ रहे हैं, वो ग्राफिक कार्ड्स के साथ आ रहे हैं। अब आते हैं पावर सप्लाई। यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे किस लिए यूज हो रहा है, पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने के लिए हो रहा है। यहाँ पे क्या है, ये हमारी स्टोरेज है, डेट इज हार्ड ड्राइव है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये ऑप्टिकल ड्राइव है, ठीक है। तो इसी हिसाब से ये हमारा कुछ सीपीयू है, कुछ इस तरह से तो होता है हमारा सीपीयू, ऐसे फिर ऐसे कुछ, ठीक है। फिर यहाँ बटन होता है, तो कुछ इस तरह से तो हमारा सीपीयू होता है, डिजाइन हुआ वो जो आउटर स्ट्रक्चर होती है। ये किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की। इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, मदरबोर्ड, रैम, हमारी हार्ड ड्राइव, हमारी ऑप्टिकल ड्राइव, ये पावर सप्लाई के लिए फैन आता है, कूलिंग फैन जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो भी यहीं होता है, ग्राफिक्स कार्ड। तो कुछ ये सारी स्ट्रक्चर किसकी है, हमारी सीपीयू के बारे में बताई हुई हमने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, अब आते हैं, देखिए अब डिटेल में मैंने सब चीज़ आपको पहले से प्रिपेयर बता दिया कि क्या चीज़ क्या फंक्शन करने वाली है। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एएलयू की बात करते हैं, फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, इट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किसका पार्ट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट कैरीज अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन ऑन द ऑपरेंड्स इन द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन वर्ड्स। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला, ऑपरेंड्स क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ऑपरेंड्स की, ऑपरेंड्स आपको बताना है, तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं कुछ इस प्रकार, a प्लस बी इक्वल टू 5, हमने ऐसे लिखा a प्लस बी। अब ALU सारी कैलकुलेशन कौन करता है, सारी कैलकुलेशन अर्थमेटिक से रिलेटेड हमारा ALU करता है। वहाँ पे उसने बोला कि हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऑपरेशन फॉर्म होते हैं ऑपरेंड्स पे। तो ऑपरेंड्स क्या होता है, ये क्या है हमारा, अगर इसकी बात करें, ये क्या है, हमारे ऑपरेशंस है, क्या है, ऑपरेशन, जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब क्या है, हमारे ऑपरेशंस है। लेकिन अगर हम बात करें इनकी, तो ये क्या है हमारे, दीज आर ऑपरेंड्स, इनको ऑपरेंड्स बोलते हैं। ये क्या है हमारा ऑपरेंड, जिनके ऊपर ये ऑपरेशंस लगाए जाएंगे उनको हम ऑपरेंड्स बोलते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको, चलिए। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर होती है। कुछ इस तरह से ये हमारी स्ट्रक्चर रहती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, कुछ इस तरह से वर्क करता है ये। देखिए इनपुट देते हैं किसका यूज करके, इनपुट डिवाइसेस का यूज करके हम इनपुट देते हैं। अब उसमें डिवाइसेस में हमारा कीबोर्ड, माउस, तो इनपुट यूनिट, सपोज हमने इनपुट दिया, जैसे कि हम कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, कोई भी चीज़ मैंने रीड करी तो हमारा ब्रेन में इनपुट गया, उसके बाद प्रोसेसिंग होगी, फिर फाइनली मैं कुछ बोलूँगी या लिखूँगी तो वो मेरा फाइनली आउटपुट होगा। सेम ऐसा ही हमारा सीपीयू वर्क करेगा। आप इनपुट देंगे, दे दिया आपने इनपुट, ये सारा काम जितना भी होना है ना यहाँ पे, वो यहाँ फिर आप फाइनली आउटपुट आएगा। अब क्या होना है डिपेंड करता है कि किस तरह का आपने इनपुट दिया है। ALU फंक्शन परफॉर्म करेगा सारे लॉजिकल फंक्शंस, अर्थमेटिक फंक्शंस। फिर उसके बाद आते हैं, ये आती है कंट्रोल यूनिट। ये कंट्रोल यूनिट सब चीज़ को कंट्रोल करने का काम, इंस्ट्रक्शंस को, कौन सी इंस्ट्रक्शन जाएगी, कौन सी प्रोसेसिंग होगी, सारा काम इस कंट्रोल यूनिट का होता है। फैच से लेकर स्टोर तक, मतलब कि पहले फैचिंग, फिर इनपुट आया ना, फिर उसके बाद हमारी डिकोड होगा, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, फिर स्टोर होगा। तो ये सारा काम कंट्रोल यूनिट करता है। ALU का काम समझ आ गया। यहाँ पे आते हैं मेमोरी में। हमारे सीपीयू में मेमोरी जो होती है, रजिस्टर्स, उनको मेमोरी को ही रजिस्टर्स बोलते हैं, कैश मेमोरी बोलते हैं। रजिस्टर्स हमारे डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। रजिस्टर और कैश मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी है बहुत, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं मेन मेमोरी। सारा डेटा हमारा कहाँ जाने वाला है, जो स्टोर होगा वो मेन मेमोरी में स्टोर होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात करें मेन मेमोरी की, तो प्राइमरी मेमोरी को ही हम मेन मेमोरी बोलते हैं। दो तरह की प्राइमरी मेमोरी होती है, रैम एंड रोम, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सीपीयू। फाइनली ये सब प्रोसेसिंग होगी, फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा, आउटपुट आएगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, इट इज़ ऑल अबाउट ALU, इट इज़ ऑल अबाउट सीपीयू, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑपरेंड्स आपको समझ आया बच्चों। यहाँ पे ये हमारे ऑपरेशन थे और ये A और B हमारा क्या है, ऑपरेंड्स है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर हम रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें बच्चों, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट इज रैम, इसकी फुल फॉर्म होती है। अब हम अपने नए टॉपिक पे आ गए, हमारा CPU कंप्लीट हो गया। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया CPU के बारे में, प्लीज़ उसको याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इससे पहले भी शायद हमारा कुछ चीज़ें रह रही है, मिसिंग है, हम पहले वो देख लेते हैं। हमने सिर्फ यहाँ पे अभी यही पॉइंट कवर किया, अभी बाकी सारे पॉइंट्स अभी हमारे बचे, हमने देखे ही नहीं है, सिर्फ यही पॉइंट कवर किया है। तो CPU परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे हाँ, मैंने आपको किसके बारे में बताया यहाँ पे, हाँ, CPU परफॉर्म ऑल ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। सारी जो CPU परफॉर्म करता है, सारी डेटा प्रोसेसिंग कहाँ होती है, हमारी CPU में होती है। तो यहाँ पे हमारे ये दो पॉइंट्स आपको क्लियर हुए, दैट इज CPU द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। 3 लॉजिकल यूनिट्स होती हैं, ALU, फिर उसके बाद होती है हमारी
मेन स्टोरेज, फिर उसके बाद हमारी कंट्रोल यूनिट। मेन स्टोरेज में क्या आता है, रैम रोम आ जाते हैं। फिर यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे जाते हैं, द स्पीड ऑफ सीपीयू इज मेजर इन हर्ट्ज। किस में मेजर होती है, जो सीपीयू की स्पीड होती है वो किस में मेजर होती है बच्चों, हर्ट्ज में होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, विच रिप्रेजेंट अ साइकिल। अभी एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि व्हाट इज हर्ट्ज, हर्ट्ज क्या रिप्रेजेंट करती है, तो साइकिल पर सेकेंड। अगर बात करें पहले कंप्यूटर्स की, पहले सीपीयूज की, तो वो इंस्ट्रक्शन रेट चलता था। इंस्ट्रक्शन रेट के बारे में पूछे तो वहाँ पे सीपीयू की यूनिट्स हो गए किप्स और मिप्स, दैट इज 1000 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, और वहाँ पे मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। लेकिन अगर यहाँ बात करें द स्पीड ऑफ द सीपीयू इज मेजर इन हर्ट्ज, तो स्पीड किस में मेजर होगी, हर्ट्ज में रिप्रेजेंट क्या करेगा, सीपीयू साइकिल को। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। तीनों पॉइंट्स क्लियर है, वेरी गुड। इट स्टोर डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड द इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। ये हमारे डेटा को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी, इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर्स, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आता है इट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट करता है, मैंने पहले बोला था सीयू, 3 लॉजिकल यूनिट्स की बात कर रहे हैं। पहले एएलयू की बात करी, दैट इज अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स। इनको हम कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू भी बोलते हैं, इनको हम 3 लॉजिकल यूनिट्स भी बोलते हैं। 3 लॉजिकल यूनिट्स में एएलयू आ जाता है, एमयू आ जाता है और सीयू आ जाता है। सब कुछ कंट्रोल करने का काम हमारा सीयू का होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको समझाई है कि क्या क्या कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या होती है वो आपको बताया है। फिर यहाँ आते हैं, यहाँ पे हमने किसके बारे में पढ़ा है, एएलयू के बारे में पढ़ा है। फिर यहाँ पे आते हैं रैम के पास, रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ, वो क्या है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए हमारा जो टॉपिक था दैट इज सीपीयू, हम यहाँ पे पहले हमने अपना कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया है, सीपीयू। सीपीयू हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम शिफ्ट होते हैं रैम की तरफ। अब ये रैम होता क्या है, आया कहाँ से, ये रैम, ये रोम, ये होते क्या, एक्चुअल में होते क्या। देखिए मेमोरी के हम यहाँ पे सीपीयू कंप्लीट करने के बाद नए टॉपिक पे शिफ्ट होते हैं, दैट इज मेमोरी। अब ये मेमोरी क्या करता है, किस चीज़ का क्या करने का काम करता है मेमोरी। देखिए मेमोरी के बारे में अगर बात करें तो जितना भी डेटा स्टोर होता है ना, हमारे कंप्यूटर जितना भी डेटा लेता है ना, अब वो डेटा जो स्टोर होता है वो कहीं ना कहीं तो हो गई। सपोज हम लोगों की बात करते हैं, हम लोग एग्ज़ाम के लिए याद करते हैं, एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, हमने पढ़ाई करी एग्ज़ाम के लिए। अब डेटा अपने सब कुछ याद कर लिया, पढ़ लिया, फाइनली एग्ज़ाम में गए, रिजल्ट दिया, आउटपुट दे दिया। कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे माइंड में स्टोर रहेंगी, जब तक एग्ज़ाम दिया है थोड़े दिन तक स्टोर रहेंगे और फिर वो भी चले जाएंगे। तो हमारे दिमाग में जो चीज़ें स्टोर हुई हैं वो कैसी हैं, टेम्परेरी हैं। अब आपने ABCD याद करी होंगी अपने स्कूल टाइम पे, तो वो चीज़ें तो आपके ब्रेन में परमानेंट स्टोर है ना, वो तो नहीं भूलेंगे ना। लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमने पढ़ लिया, उसके बाद वो चीज़ें हमारे दिमाग में टेम्परेरी स्टोर है। ऐसे ही सीपीयू के केस में होता है। हम बात करने वाले हैं मेमोरी की आज। तो मेमोरी की एक स्टोरेज कैपेसिटी है, कितना अपने अंदर डेटा स्टोर करेगी वो उसके स्टोरेज डिवाइस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट्स ऑफ मेमोरी, यहाँ पे मेमोरी, दोनों चीज़ें हम कंसिडर करेंगे। अगर हम बात करें मेमोरी की तो 2 तरह की मेमोरी होती है। मेमोरी क्या होता है पता चल गया, एक स्टोरेज बॉक्स होता है, या फिर बोल सकते हैं जितना भी चीज़ आपको स्टोर करनी है, जितना भी डेटा डालना है, सारा मेमोरी में जाके स्टोर होता है, तो एक स्टोरेज हो गई। यहाँ पे बात करने वाले हैं हम उनके मेमोरी के टाइप्स की, ठीक है। तो मेमोरी के जब टाइप्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एक इस तरह से हम लिखते हैं, टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मेमोरी में हमारी जो मेमोरी होती है वो 2 तरह की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, 2 तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की, तो प्राइमरी मेमोरी को ही हम मेन मेमोरी बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी को ही हम टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आते हैं सेकेंडरी मेमोरी को, ये बेचारी सेकेंडरी है तो कैसी, अच्छा इसको एक और नाम से भी जानते हैं, टेम्परेरी भी बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। तो ये जो चीज़ मैंने लिखी है इन चीज़ों को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मैं ठीक से बना देती हूँ उसको, तो अभी फिर से आप समझ सकते हैं ठीक से। यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेमोरी में 2 तरह की मेमोरी होती है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी मेमोरी, सेकेंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, ये प्राइमरी मेमोरी है, ये सेकेंडरी मेमोरी है। मतलब कि सेकेंडरी मतलब एक्सटर्नल मेमोरी है,
प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो ये हमारी कैसी होती है, मेन मेमोरी। ये हमारी कैसी होती है, टेम्परेरी मेमोरी। ये हमारी कैसी होती है, इंटरनल मेमोरी। देख रहे हो कितने सारे नेमिंग है इनके, तो एग्जाम में कोई सा भी पूछा जा सकता है। टाइप्स ऑफ मेमोरी में फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी, सेकंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को बच्चों एक और नाम से जानते हैं, डेट इज मेन मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं, परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं और ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें याद रखनी है। इन सब की पहले तो मैंने नेमिंग लिख दी, किसको किस नाम से जाना जाता है, फिर मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। तो देख लीजिए, प्राइमरी मेन मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल, परमानेंट और साथ में ऑक्सिलरी मेमोरी। तो ये था प्राइमरी के बारे में इनकी नेमिंग। अब बात करते हैं कि प्राइमरी मेमोरी लिख तो दिया मैंने, पर होता क्या है प्राइमरी मेमोरी। तो बात करते हैं अगर हम प्राइमरी मेमोरी के, तो हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है, रैम एंड रोम। कौन सी होती है, रैम एंड रोम, रैम एंड रोम। एक और चीज समझते हैं इससे पहले, वो क्या है, अभी हमने किसके बारे में बात करी, सीपीयू के बारे में ना। हमारा ये सीपीयू है ना, डेट इज प्रोसेसर। प्रोसेसर है ना, यहाँ पे हमारी रैम होती है या फिर हमारी इंटरनल मेमोरी होती है, ऐसे मान लेते हैं ये रैम होती है। यहाँ पे हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। आपको पता है ये जो हमारी प्रोसेसर होता है ना, जो हमारा सीपीयू होता है ना, इसका ना सेकेंडरी मेमोरी के साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता। सेकेंडरी मेमोरी के साथ इसका कोई कांटेक्ट नहीं होता, कुछ मतलब नहीं होता। प्राइमरी मेमोरी का जो मतलब होता है सिर्फ किससे होता है, रैम से। किससे होता है, रैम से। जो रैम में डेटा स्टोर करने का काम होता है वो प्रोसेसर ही तो करता है, सिर्फ इसका इसके साथ मतलब होता है। इसके साथ सेकेंडरी मेमोरी के साथ प्रोसेसर का कोई मतलब नहीं होता। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बताया, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बात करते हैं हम रैम और रोम की। रैम की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी। अब नाम तो हमें पता है, वो तो हमें बचपन में पढ़ा है कि इनकी फुल फॉर्म्स होती है, पर मैम एक्चुअली बताओ इनका काम क्या होता है। तो यहाँ पे रैम की बात करें तो रैम हमारी एक टेम्परेरी मेमोरी है, एक वॉलेटाइल मेमोरी है। अब ये क्या होता है टेम्परेरी और वॉलेटाइल, अब ये कैसे समझे हम टेम्परेरी है ये वॉलेटाइल है। देखिए सपोज हम इस तरह का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारा जो डेटा स्टोर रहता है ना, इसमें टेम्परेरी स्टोर रहता है। कैसे टेम्परेरी स्टोर रहता है, हम काम कर रहे हैं, पावर सप्लाई है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी है, पावर सप्लाई चल रही है, कंप्यूटर्स में है, हम काम कर रहे हैं, हमारा काम चल रहा है। जैसे एकदम लाइट चली गई ना, पावर ऑफ, तो हमारा जो काम है वो सेव नहीं होगा, वो टेम्परेरी स्टोर था। किसकी वजह से, रैम की वजह से, क्योंकि रैम कैसी एक वॉलेटाइल मेमोरी है, रोम कैसी एक नॉन वॉलेटाइल है। तो इस चीज को भी याद रखना है। वॉलेटाइल क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल क्या होती है। मैंने क्या बोला, रैम कैसी मेमोरी है, वॉलेटाइल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कैसी है, वॉलेटाइल टेम्परेरी मेमोरी है। यहाँ पे ये वॉलेटाइल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सपोज मैंने अभी एग्जाम्पल दिया ना, वही है कि आप काम कर रहे हो, अचानक से लाइट चली गई, पावर सप्लाई कट हो गई, तो जो आपने काम किया ना वो भी चला जाएगा। तो कैसी मेमोरी है वो, वॉलेटाइल, टेम्परेरी है। तो ये रैम के बारे में बताया। रोम की बात करें, रीड ओनली मेमोरी, ये परमानेंट मेमोरी है इन कंपैरिजन टू रैम, ठीक है, रोम। अब इनकी टाइप्स की भी बात करेंगे, रैम एंड रोम की। अगर देखिए एक चीज और याद रखनी है, जो टेम्परेरी मेमोरी होती है वो वॉलेटाइल होती है। क्या बोल रही हूँ, जो टेम्परेरी होती है, जो मेमोरी टेम्परेरी होती है, जो मेमोरी टेम्परेरी होती है वो वॉलेटाइल होती है। जो मेमोरी परमानेंट होती है वो हमारी कैसी होती है, नॉन वॉलेटाइल। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ये चीज़ हमारी यहाँ पे कवर होती है रैम और रोम के बारे में। अब अगर रैम के टाइप्स की बात करें, रैम मैंने आपको बता दी, डेट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ये सिर्फ रीड ओनली मेमोरी, ये सिर्फ क्या करेगी, इसके नाम से ही पता चल रहा है क्या करने वाली है, ये सिर्फ रीड ही तो करेगी डेटा को, ठीक है। तो इस चीज़ से हम रैम और रोम के बारे में मैंने क्या बोला, एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जो टेम्परेरी है वो वॉलेटाइल है, जो परमानेंट है वो क्या है, हमारी नॉन वॉलेटाइल। बात करते हैं रैम की, तो समझ आए ना कि रैम कैसी एक टेम्परेरी मेमोरी है, रोम कैसी हुई परमानेंट मेमोरी, और कैसी हुई, अगर ये परमानेंट है नॉन वॉलेटाइल। रैम कैसी हुई बच्चों, टेम्परेरी मेमोरी, अगर ये कैसी है वॉलेटाइल। तो ये रैम रोम का काम खत्म, ये सिर्फ रीड करेगी, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रीड को डेटा को चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो टेम्परेरी मेमोरी है, काम कर रहे हैं, पावर सप्लाई है तो डेटा स्टोर है जिसपे हम काम कर रहे हैं, पावर कट तो डेटा भी चला गया। तो ये कैसी है, रैम, और ये कैसी है हमारी, रोम। जस्ट अपोजिट है, काम कर रहे हो, लाइट चली गई, कोई दिक्कत नहीं है, डेटा स्टोर रहेगा, डेटा रहेगा जैसा है, ठीक है। तो ये हमारी कैसी है, नॉन वॉलेटाइल। अब देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। इनको पढ़ने से पहले प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, दो तरह की होती है, रैम एंड रोम। इनको पढ़ने से पहले मेमोरी पे भी तो जाते हैं,
कि मेमोरी की यूनिट्स क्या होती हैं। हर किसी की कुछ ना कुछ यूनिट्स होती है, ऐसे मेमोरी की भी यूनिट्स होती हैं। सबसे छोटी यूनिट्स होती है कंप्यूटर्स में मेमोरी की, डेट इज निबल। क्या होती है? निबल। और फिर उसके बाद बिट, फिर उसके बाद बाइट्स, फिर केबी, फिर एमबी, फिर जीबी। इस तरह से हमारी मेमोरी की यूनिट्स चलती हैं। तो ये भी याद रखनी है चीज़ें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट, केबी किलोबाइट। सबसे पहले निबल, फिर बिट, फिर बाइट। तो ये हमारी यूनिट से फिर आगे टीबी, जेडबी, पीबी ऐसे चलती रहती हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब रैम के दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एस रैम और डी रैम। ये क्या बोल दिया मैंने? एस रैम और डी रैम। अब एस रैम और डी रैम क्या होते हैं? तो देखिए, एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम होता है। और डी का होता है डायनामिक। नाम से पता चल रहा है ना, स्टैटिक मतलब फिक्स, स्थिर रहता है। डायनामिक मतलब जो चेंज होता रहता है, तो वो हमारी डायनामिक रैम हो गई। यहाँ पे हमारी ये कौन सी होगी? स्टैटिक रैम। तो इस चीज़ को याद रखना है। अब रोम की बात करें, अभी मैं सिर्फ नेमिंग बता रही हूँ, डिटेल में भी बताऊंगी। यहाँ पे रोम की बात करें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि रैम कितने तरह की होती है, एस रैम और डी रैम। रोम की बात करें तो इसके टाइप्स पे जाते हैं। रोम में जाते हैं तो ई प्रोम आता है पहले, तो डेट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर हमारा आता है ईपी रोम, फिर आता है हमारा एमपी रोम, फिर आता है हमारा ईईपी रोम। तो ये सब क्या है हमारे? दीज आर द टाइप्स ऑफ रैम एंड रोम। अब यहाँ पे आता है सेकेंडरी मेमोरी की बात हम बाद में करते हैं, पहले हम प्राइमरी मेमोरी को ही कवर करेंगे। पहले हम उसको ही पढ़ना शुरू करते हैं, डेट इज प्राइमरी मेमोरी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चलिए प्राइमरी मेमोरी के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया, सेकेंडरी को भी सुन लेते हैं। सेकेंडरी क्या होती है? एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है जिसको हम एक्सटर्नली ऐड करते हैं। सपोज हमारी हार्ड डिस्क, एक्सटर्नली ऐड करते हैं ना अपनी हार्ड डिस्क को, हमारे ऑप्टिकल डिस्क, हमारा फ्लॉपी डिस्क, हमारे मैग्नेटिक डिस्क। तो ये सब क्या है? हमारी एक्सटर्नल डिवाइस जो कि डेटा को स्टोर करती हैं परमानेंट। जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी होंगी वो डेटा को जो स्टोर करेंगी ना, परमानेंट स्टोर करेंगी। क्योंकि क्यों करेंगी? क्योंकि वो एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, वो एक एक्सटर्नल मेमोरी है, वो एक ऑक्सिलरी मेमोरी है। तो ये चीज़ें भी याद रखनी है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, ये आती है यहाँ पे अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं रैम के बारे में। मैंने सारे प्रॉपर बताया है कि मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं, इस तरह से डिस्क्रिप्शन होता है। तो यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन रीड एंड चेंज इन एनी ऑर्डर। मैंने बोला था ना, रीड एंड चेंज एनी ऑर्डर। बट अगर रोम की बात करें तो वो कैसी एक परमानेंट, कैसी एक नॉन वॉलेटाइल। लेकिन ये कैसी एक टेम्परेरी मेमोरी है, एक वॉलेटाइल मेमोरी है। तो जब भी आप मेमोरी डेट कैन बी रीड एंड चेंज इन एनी ऑर्डर, तो वो कौन करने वाली है? रैम। इट इज टिपिकली यूज टू स्टोर वर्किंग डेटा एंड मशीन कोड। जिस चीज़ पे आप जो चीज़ पे आप वर्क कर रहे हो ना, सपोज आपको ये टेम्परेरी स्टोर करती है डेटा को, इतना याद रखना है आपको। रैम इज अ कंप्यूटर शॉर्ट टर्म मेमोरी। कैसी है? शॉर्ट टर्म मेमोरी। क्यों है शॉर्ट? देखो, एक और नाम हो गया शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक और नाम हो गया टेम्परेरी मेमोरी, एक और नाम हो गया वॉलेटाइल मेमोरी। तो ये चीज़ें याद रखनी है। वे डेटा डेट प्रोसेसर इज करंटली यूजिंग टू इज स्टोर। ये करंटली प्रोसेसिंग इज स्टोर क्या बोला? ये मैं समझा चुकी हूँ चीज़ें। हम काम कर रहे हैं ना, जो चीज़ हम काम कर रहे हैं, पावर सप्लाई हो रही है तो वो काम स्टोर हो रहा है। जैसे पावर कट, हमारा वर्किंग भी खत्म, हमारा काम भी खत्म, वो स्टोर ही नहीं होता। इट इज टेम्परेरी मेमोरी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रैम। देखिए, मैंने अभी सब चीज़ आपको समझा दी है पूरे डिटेल में। रैम कैसी एक वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल क्यों बोला वो मैंने आपको समझाई है। यूज टू होल्ड इंस्ट्रक्शन करंटली रनिंग प्रोग्राम्स। ये इंस्ट्रक्शन वही लेती है। अब जैसे आप काम कर रहे हो उसी से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन लेगी। आप काम कर रहे हो, वर्किंग है, पावर सप्लाई है तो काम चल रहा है। पावर कट तो जो आपने काम किया, वर्क किया, वो भी खत्म। क्यों? क्योंकि एक वॉलेटाइल है। जो वॉलेटाइल है वो टेम्परेरी है, जो परमानेंट है वो नॉन वॉलेटाइल है। इन चीज़ों को याद रखना है। इट लूजेज इंटीग्रिटी आफ्टर लॉस ऑफ पावर। जैसे ही पावर कट हुई, जैसे ही पावर गई, सारा वर्क भी गया। रैम मेमोरी मॉड्यूल्स आर इंस्टॉल्ड इनटू द स्लॉट्स ऑन द कंप्यूटर मदरबोर्ड्स। कहाँ पे स्टोर होती है रैम? कहाँ पे स्लॉट्स ऑन द कंप्यूटर? डेट इज मदरबोर्ड। तो याद रखना, रैम मॉड्यूल्स आर इंस्टॉल्ड इनटू स्लॉट्स ऑन द कंप्यूटर मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड पूछी जाती है रैम मेमोरी कहाँ, तो दैट इज मदरबोर्ड। ये चीज़ याद रखनी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैम। दो तरह की रैम होती है, मैंने पहले बोला, एस रैम और डी रैम। दैट इज डायनामिक रैम, दैट इज स्टैटिक रैम, ठीक है। यहाँ चलते हैं। कुछ इस तरह से ही देखिए, कुछ इस तरह से हमारी रैम चिप दिखती है, कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आता है सॉकेट प्रोफाइल, दैट इज एच कनेक्टर। ये हमारी रैम चिप होती है। पूछा जाए होती कहाँ है, लगाई कहाँ जाती है, दैट इज मदरबोर्ड पे। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। देखो कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ आते हैं, अब आते हैं, देखिए हमने बात कर ली रैम की। दो तरह की रैम है, डायनामिक और
स्टैटिक रैम। अब इनके बारे में बात करते हैं। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट इज DRAM इज अ टाइप ऑफ रैंडम एक्सेस सेमीकंडक्टर मेमोरी। कैसी मेमोरी है? ये एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है। दैट मतलब कि सिलिकॉन चिप, हमारी जो रैम है सेमीकंडक्टर, हमें पता है ना कि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे बात करते हैं ना। सेमीकंडक्टर हमारे सिलिकॉन आ जाता है, जर्मेनियम आ जाता है, सिलिकॉन चिप यूज होती है हमारे कंप्यूटर्स में। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर रैंडम एक्सेस सेमीकंडक्टर मेमोरी दैट स्टोर ईच बिट ऑफ डेटा इन मेमोरी सेल यूजली कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर बोर्ड टिपिकली बेस्ड ऑन मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, जो डायनेमिक रैम होती है, डायनेमिक मतलब कि चेंज होती रहती है, इसका नाम से ही पता चल रहा है डायनामिक है वो। तो यहाँ पे ये करती क्या है, ये भी एक रैंडम एक्सेस कैसी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी का पार्ट है। सेमीकंडक्टर मेमोरी है, मतलब कि किसी मटेरियल से बनी हुई है, डेट इज हम बोल सकते हैं सिलिकॉन से बनी हुई है। डेट इज स्टोर, जो कि हर डेटा स्टोर करती है, ईच बिट ऑफ डेटा इन अ मेमोरी सेल। कहाँ जाता है सारा डेटा? मेमोरी सेल में जाता है। यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी, जो क्या क्या होता है इसमें डायनेमिक में, टाइनी कैपेसिटर्स होते हैं एंड ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, किस मटेरियल पे, डेट इज मेटल ऑक्साइड कंडक्टर टेक्नोलॉजी। कौन सी हम बोल सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है? डेट इज मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं SRAM की, स्टैटिक रैम की। तो ये क्या करता है, इज अ टाइप ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी। कैसा है? ये एक टाइप है किसका? रैंडम एक्सेस मेमोरी का। डेट रिटेन डेटा बिट्स इन इट्स मेमोरी एज लॉन्ग एज पावर। देखिए यहाँ पे इस चीज़ को बहुत तरीके से याद रखना है। यहाँ पे ये स्टैटिक रैम है, क्या कर रहा है, ये दोनों में डिफरेंस बता रही हूँ कि यहाँ पे ये भी रैंडम एक्सेस मेमोरी है। डेट रिटेन डेटा बिट्स, ये भी डेटा स्टोर करती है। ईच बिट स्टेट ऑफ डेटा इन अ मेमोरी सेल, कहाँ स्टोर करती है? मेमोरी सेल में। यहाँ पे आते हैं, इज अ टाइप ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी। किस चीज़ का टाइप है ये? रैंडम एक्सेस मेमोरी का। डेट रिटेन डेटा बिट्स इन इट्स मेमोरी एज लॉन्ग, अब जो डेटा है वो इतने तक ही स्टोर रहता है, एज लॉन्ग एज पावर बीइंग सप्लाई, जब तक पावर सप्लाई है, पावर कट नहीं हुई, तब तक डेटा रहेगा, रिटेन रहेगा। जैसे पावर कट, हमारा डेटा भी गया। तो ये काम कौन करता है? स्टैटिक। तो ये चीज़ को याद रखना है। तो यहाँ से हमारे स्टैटिक और डायनामिक खत्म होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, मतलब कि हमारा रैम खत्म होता है। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद, हाँ, तो हम बात कर रहे थे SRAM और DRAM की। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है SRAM और DRAM से। एक चीज़ और याद रख सकते हैं आप इससे रिलेटेड, जैसे कि हमें पता है ये किस चीज़ के बने होते हैं, कैपेसिटर्स के। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, SRAM ना कैपेसिटर्स के नहीं बने, ट्रांजिस्टर के बने हैं। इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र रेट होता है ना, वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू डायनामिक रैम। तो ये चीज़ क्या है, इनके डिफरेंसेस आप याद रख सकते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे SRAM को रिफ्रेश करने की रिफ्रेशिंग यूनिट रिफ्रेशिंग यूनिट यूज़ नहीं करता, इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती SRAM को। पर डायनामिक को हमारे डेटा को रखने के लिए, रिटेन रखने के लिए, यहाँ पे इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये एक्सपेंसिव है, ये चीपर है, ये इसका डिफरेंस है मेन। तो यहाँ पे ये चीज़ें याद रख सकते हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम, ये हमारी स्टैटिक रैम है, ये हमारी क्या है, डायनामिक रैम। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए स्टैटिक रैम है, ये डायनामिक। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम रोम की तरफ। अभी हमने क्या कंप्लीट किया, रैम क्या होती है, इंटरनल मेमोरी होती है। इंटरनल मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी होती है। जो टेम्परेरी है वो हमारी कैसी है, वॉलेटाइल है। रैम के दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, SRAM और DRAM। दोनों की हमने बात करी है, एक डायनामिक है, एक स्टैटिक है। एक को रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, एक को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक एक्सपेंसिव है, एक चीपर है। स्टैटिक रैम ज़्यादातर कैश मेमोरी के साथ लिंक रहती है। और अगर डायनामिक की बात करें तो उसमें जो डेटा ट्रांसफर रेट रहता है वो कम रहता है इन कंपेरिजन टू, किसके कंपेरिजन, SRAM में। उसमें डेटा ट्रांसफर रेट ज़्यादा रहता है। क्यों रहता है ऐसा? क्योंकि वो स्टैटिक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, वहाँ पे हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती डेटा को बार बार। तो यहाँ पे बार बार हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। बोल सकते हैं इट कंटेन रिफ्रेशिंग यूनिट, डायनामिक। और अगर हम बात करें स्टैटिक की तो इट डज नॉट कंटेन एनी रिफ्रेशिंग यूनिट। तो यहाँ पे आता है रोम की बात करते हैं। रैम कंप्लीट किया, रोम की तरफ चलते हैं। ये भी मेन मेमोरी का पार्ट है, ये भी प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, रीड ओनली मेमोरी है। और ये हमारी करती क्या है, ये कैसी है, नॉन वॉलेटाइल है। ये कैसी है, परमानेंट है। इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी टाइप। दिस मीन दैट रिसीव डेटा एंड परमानेंटली राइट्स इट ऑन अ चिप एंड इट लास्ट आफ्टर यू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर। लाइट चले जाए, पावर सप्लाई कट हो जाए, हमारा डेटा आपको वैसे का वैसा ही मिलेगा। लेकिन रोम के केस में ऐसा नहीं है। काम कर रहे हो, करंटली वर्किंग है,
पावर आ रही है, पावर सप्लाई हो रही है, आप काम कर रहे हो, पावर कट तो डेटा भी गया। लेकिन रोम के केस में ऐसा नहीं है। रोम में डेटा परमानेंट स्टोर होता है, डेट इज एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। इट रिसीव डेटा परमानेंटली, राइट्स इट ऑन अ चिप एंड इट्स इवन आफ्टर यू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर्स, तभी भी हमारा डेटा हमें वैसे ही मिलेगा। अब आती है इसके टाइप्स पे। रोम समझ में आया क्या? ठीक है, अब इसके टाइप्स पे बात करते हैं। तो रोम की बात करते हैं, एम रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, फ्लैश मेमोरी। तो ये सब हमारे किसके टाइप्स हैं? ये हमारे रोम के टाइप्स हैं। हम इनको डिटेल में पढ़ते चले जाते हैं रोम के टाइप्स को। चलिए स्टार्ट कर, चलिए इनकी टाइप्स की बात करते हैं। जैसे कि आपको अभी रोम के बारे में पढ़ा, फिर इसके बाद इसके टाइप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं, हमने रोम के बारे में पढ़ लिया डिटेल में कि नॉन वॉलेटाइल होती है। देखिए एक चीज़ और याद रख सकते हैं, रोम ये नहीं है कि कंप्यूटर में यूज़ होती है। रोम हमारी वॉशिंग मशीन में भी यूज़ होती है, माइक्रोवेव ओवन में भी यूज़ होती है हमारी रोम। तो इस चीज़ को भी याद रख सकते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक चीज़ और याद रखनी है रोम के बारे में कि यहाँ पे इसको कंसिडर कैसे किया गया, नॉन वॉलेटाइल है। यहाँ पे आते हैं, एक चीज़ और याद रखनी है, नाम से पता चल रहा है, रीड ओनली मेमोरी। डेटा को रीड कर सकती है, राइट नहीं कर सकती, तभी तो बोले रीड ओनली मेमोरी। तो इस चीज़ को याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एम रोम, पी रोम, ईईपी रोम, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एम का मतलब होता है मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। पी की बात करें, डेट इज प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ई की बात करें, ईपी रोम की बात करें, और ईईपी रोम की बात करें, एक होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक होती है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और लास्ट होती है हमारी फ्लैश मेमोरी। तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। यहाँ पे होती है कुछ इस तरह से हमारी जो रोम है, डेट इज रीड ओनली मेमोरी, जो डेटा को रीड करती है, राइट नहीं करती, जो कि एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। वो कुछ इस तरह से यहाँ पे, कहाँ पे, ये सपोज अब इसको क्या समझ, ये क्या है, क्या पता लग रहा है इसी से, यहाँ पे आते हैं। ये कुछ इस तरह से हमारे कंप्यूटर्स में होती है, हमारे सीपीयू में होती है। कौन सी मेमोरी? डेट इज रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब आते हैं एम रोम। एम रोम क्या होता है? डेट इज मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है, इज अ मेमोरी चिप। देखो कुछ इस तरह से होती है, आपने देखा ना यहाँ पे डायग्राम पे, देखो कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पे देखिए, वो देखिए उस तरह। तो ये हमारी क्या है? डेट इज क्या है? ये हमारी रोम। यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारी रोम, डेट इज मास्क रीड ओनली मेमोरी, इज अ मेमोरी चिप डेट इज मैन्युफैक्चर विद इट्स कंटेंट। क्या बोला यहाँ पे इसने? मैन्युफैक्चर विद इट्स कंटेंट। मतलब का क्या? इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एम रोम में क्या है कि आप एक बार डेटा को, इंस्ट्रक्शन को देते हैं। सपोज हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप कोई इंस्ट्रक्शन देते हो ना, कभी भी कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं हम, जो इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है जैसे ही हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तो वो जो ऑपरेशन होता है ना, उसे हम बूटस्ट्रैप बोलते हैं। तो वो भी किसकी वजह से होता है? कहाँ होता है वो? से रोम की वजह से, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। तो इस चीज़ को याद रखना है कि रीड ओनली मेमोरी। फिर हम वहीं पे उसके टाइप पढ़ रहे हैं, दैट इज मास्क्ड एम रोम। चलिए हम पढ़ रहे थे ना अपना एम रोम के बारे में, जैसे कि हमने रोम के बारे में पढ़ा। तो देखिए अभी अब एक पॉइंट और ध्यान रख सकते हैं हम यहाँ पे, किससे रिलेटेड? एम रोम से। अभी मैंने बताया, इसकी फुल फॉर्म पढ़ी है, बस अभी इससे ज़्यादा हमने नहीं पढ़ा। डेट इज मार्क्स रीड ओनली मेमोरी, एक तरह की मेमोरी चिप है, डेट इज मैन्युफैक्चर विद इट्स कंटेंट। मैन्युफैक्चर इट्स कंटेंट मतलब क्या होता है कि इसके प्रोग्राम और इसके इंस्ट्रक्शन जो बनाए, जो इसके प्रोग्राम और इसके इंस्ट्रक्शन जो दिए गए थे, वो तब होते थे एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर। ठीक है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसको हम इरेज नहीं कर सकते। तो ये क्या है? हमारा एम रोम। इस चीज़ को याद रखना है। देखिए जैसे रोम थी ना, जैसे हमने रोम के बारे में पढ़ा था ना, ये रोम के बारे में एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि रोम जो इंस्ट्रक्शन लेती है ना, जो डेटा इंस्ट्रक्शन लेती है रोम हमारी, वो सब उसको चाहिए होता है। जैसे हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं ना, सारी डेटा इंस्ट्रक्शन लेती है। तो जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तब रोम एकदम डेटा इंस्ट्रक्शन लेती है। उस टाइम पे उस ऑपरेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, डेट इज बूटस्ट्रैप। क्या बोलते हैं उसको? बूटस्ट्रैप। इस चीज़ को याद रखना है। या फिर दिस प्रोसेस इज नोन एज बूटिंग, या फिर बूटिंग। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तब उस चीज़ को हम बूटिंग बोलते हैं, लेकिन इस चीज़ को क्या बोलेंगे? डेट इज टर्म इज नोन एज बूटस्ट्रैप। कब? जब रोम हमारी कोई भी डेटा इंस्ट्रक्शन या कोई भी डेटा इंस्ट्रक्शन स्टोर करती है, लेती है, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उस ऑपरेशन को बोलते हैं बूटस्ट्रैप। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी मेमोरी वर्क करती है एट द ऑपरेशन ऑफ बूटस्ट्रैप। तो रोम वर्क करती है, ठीक है, रैम नहीं करेगी। और क्या पढ़ रहे थे हम यहाँ पे? एम रोम के बारे में पढ़ रहे थे, डेट इज मार्क्स रीड ओनली मेमोरी। करती क्या है? ये एक तरह की मेमोरी चिप है जो कि मैन्युफैक्चर हुई थी एट इट्स कंटेंट। मतलब कि जब ये
हम बोल सकते हैं कि प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन लेती है इसके कंटेंट, लेकिन एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर, जब ये मैन्युफैक्चर बोल सकते हैं एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर ये इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम लेती है, लेकिन ये कभी भी मॉडिफाई नहीं हो सकती, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये कैसी है हमारी मार्क्स, ये कभी भी इरेज नहीं हो सकती। तो मार्क्स रीड ओनली मेमोरी मैन्युफैक्चर विद इट्स कंटेंट। The term is used to refer ROM chip in contrast to ROM category which also include PROM and EPROM। देखिए जब भी हम बात करते हैं ROM चिप से रिलेटेड, हम बोल सकते हैं कि ROM चिप, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है ROM की कैटेगरीज दो पार्ट्स में डिवाइड करी गई हैं, डेट इज PROM एंड EPROM, और एक और भी है डेट इज EEPROM। तो इनके बारे में बात करेंगे। MROM के बारे में हमने बात करी है। अब चलते हैं हम प्रॉम की तरफ, डेट इज एग्जाम में सीधा स्टैटिक क्वेश्चंस आए हैं, फुल फॉर्म तक पूछी गई है हमसे। तो प्रॉम क्या होती है? डेट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट इज अ फॉर्म ऑफ डिजिटल मेमोरी वेयर द कंटेंट कैन बी चेंज वंस आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिवाइस। देखो यहाँ पे क्या बोला, अगर हम बात करते हैं एमरोम की और हम बात करते हैं पीरोम की। एमरोम के केस में जब एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर, मतलब कि जब उसके प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस जब उसमें डाले गए थे एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर, उसके कंटेंट जो है ना वो मॉडिफाई नहीं होंगे। लेकिन हम प्रोग्रामेबल की बात करें तो जो इसकी कंटेंट है कैन बी चेंज, देखो यहाँ लिखा है ना, वेयर द कंटेंट्स कैन बी चेंज हो सकते हैं वंस आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डिवाइस। एक बार हम इसके कंटेंट चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो मॉडिफाई थी जैसे एमरैम थी उसके हम चेंज ही नहीं कर सकते। वो कैसी है, उसके जो कंटेंट थे, जो उसके इंस्ट्रक्शन थे, जो उसके प्रोग्राम थे, वो सब दिए गए, तो उसके कंटेंट्स जो थे वो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर है, तो उसको चेंज नहीं कर सकते। वो नॉन इरेजेबल है, इरेजेबल भी नहीं है, मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। लेकिन इसके केस में ऐसा है, इसको हम एक बार क्या कर सकते हैं, एक बार चेंज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है EPROM। अब EPROM क्या है, ये सब किसके पार्ट्स हैं? ये सब हमारे जो पार्ट्स हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये रोम के हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले एमरोम पढ़ी, फिर उसके बाद PROM पढ़ी, दोनों में कंपैरिजन किया, एक के इरेजेबल है और एक के नहीं है, मतलब कि एक बार चेंज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, पर मास्क के तो चेंज ही नहीं कर सकते। यहाँ पे आते हैं EPROM में, ये कैसी होती है? डेट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट इज अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर मेमोरी डेट डज नॉट लूज इट्स कंटेंट। ये अपने कंटेंट लूज नहीं, मतलब जाते नहीं है इसके कंटेंट। When the power supply is cut off that can be erased and reused। जैसे कि हमने बात कर दी रैम की, पावर सप्लाई होती है जिसपे हम काम कर रहे हैं, उसका डेटा चला जाता है, वो क्यों? वो टेम्परेरी है। लेकिन ये तो परमानेंट है ना। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे डेट डज नॉट लूज इट्स कंटेंट, जो जैसे कि इसके जो कंटेंट होते हैं वो नहीं जाते। व्हेन द पावर सप्लाई इज कट ऑफ, जब पावर चले जाती है, एंड डेट कैन बी इरेज और रीयूज, हम उसको इरेज भी कर सकते हैं, दोबारा से भी यूज कर सकते हैं। किसको? EPROM को, क्योंकि उसका नाम ही यही है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी पे जाते हैं तो इसके कंटेंट चेंज हो सकते हैं एक बार, वंस आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिवाइस। लेकिन यहाँ पे आते हैं, इसके जो कंटेंट है, जैसे पावर कट होती है इसके कंटेंट नहीं जाते, चेंज नहीं होते, लेकिन उनको हम इरेज कर सकते हैं और दोबारा से रीयूज भी कर सकते हैं। तो ये सब किस में होता है? EPROM में। अब आते हैं EPROM की बात करी, फिर हम बात करते हैं इसके बाद EEPROM की। मैं इनकी एग्जांपल्स भी बताऊंगी अभी। EEPROM की बात करें, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नाम से पता चल रहा है इसके कंटेंट जो लूज होंगे, जो हम इसके कंटेंट हटाएंगे, वो किसके थ्रू हटा सकते हैं? इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ UV रेज। यहाँ पे आते हैं इज अ यूजर मॉडिफाई। कैसी है ये? देखिए कैसी है ये, यूजर मॉडिफाई ROM है। इट कैन बी इरेज एंड रीप्रोग्राम, इरेज हो सकते हैं, दोबारा से रीप्रोग्राम हो सकते हैं बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल वोल्टेज दैट इज हायर देन नॉर्मल। कैसे हो सकते हैं, किसके थ्रू इरेज हो सकते हैं? अगर बात करें इसकी इरेज करने, यहाँ पे हम UV रेज का यूज करेंगे, ये चीज याद रखना। यहाँ आते हैं EEPROM की, इसमें जो हम इरेज करेंगे, कैसे यूज करेंगे? इरेज करेंगे बाय इलेक्ट्रिकली। क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकली वोल्टेज दैट इज हायर देन नॉर्मल, तो वो प्रोवाइड कराएंगे, उसके थ्रू हम इरेज कर सकते हैं इसके कंटेंट्स को और उनको दोबारा से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये कैसी है? अगर पूछा जाए ROM कैसी है, तो ये हमारी एक यूजर मॉडिफाई ROM है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है। यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट पे फ्लैश मेमोरी की तरफ। फ्लैश मेमोरी कंबाइन द एडवांटेज ऑफ ROM एंड RAM। फ्लैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो जिसमें दोनों के एडवांटेजेस होते हैं, ROM के भी और RAM के भी।
इट नॉट ओनली हैज़ अ इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल बट ऑल्सो कैन रीड डेटा क्विकली विदाउट पावर लॉस। देखिए दोनों के हैं, इसमें दोनों के एडवांटेज है। बोल रहे हैं कि फ्लैश मेमोरी क्या है, इट नॉट ओनली हैज़ अ इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल कैपेबिलिटी, तो इट नॉट ओनली ये तो नहीं, मतलब इट नॉट ओनली हैज़ द इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामिंग बट ऑल्सो इसके पास ये भी है कि कैन रीड डेटा क्विकली विदाउट पावर लॉस। तो ये कौन करती है, हमारी फ्लैश मेमोरी। अभी हम इसके बारे में क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनके बारे में एक बार इनके एग्जांपल्स देखेंगे, तब हम नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट होते हैं फ्लैश मेमोरी के, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ शिफ्ट होंगे। हमने फ्लैश मेमोरी के बारे में बात की है, ठीक है। अब फर्दर टॉपिक को देखने से पहले हम थोड़ा और चीज़ें देखते हैं कि एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। फ्लैश मेमोरी हमारी SD कार्ड्स में यूज़ होती है। होती क्या है कि देखिए इसके पास ना एक ये बोल सकते हैं एक कैपेबिलिटी होती है किस चीज़ की, कि ये हमारे जो कंटेंट होते हैं उसको ये इलेक्ट्रिकली इरेज और रीप्रोग्रामेबल, मतलब रीप्रोग्राम कर सकती है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है कौन, फ्लैश मेमोरी है। बट ऑल्सो कैन रीड डेटा क्विकली विदाउट पावर लॉस, डेटा को क्या कर सकती है, इजीली रीड कर सकती है विदाउट पावर लॉस। तो इसके पास दोनों की एडवांटेजेस है, किसकी, रैम की भी एंड रोम की भी। ये फ्लैश मेमोरी एग्जांपल याद रख सकते हैं आप, SD कार्ड होता है, जैसे कि हमने और मेमोरीज पढ़ी है वैसे ही हमारी एक फ्लैश मेमोरी है, इसके पास भी कैपेबिलिटी होती है। ये हमारे कैमराज में, डिजिटल कैमराज में, जितनी भी पोर्टेबल डिवाइस होती है हमारे स्मार्टफोन्स, उनमें यूज़ होती है फ्लैश मेमोरी, डिजिटल कैमरेज में यूज़ होती है। अगर बात करते हैं EEPROM की, तो ये हमारी यूज़ होती है डिजिटल टेम्परेचर, डिजिटल क्लॉक, उनमें सब में किसमें यूज़ होता है, EEPROM का। तो याद रखिएगा क्यों होता है, क्योंकि जो डेटा है वो इरेज हो सकता है, रीप्रोग्राम हो सकता है बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। ये चीज़ें याद रखनी है आप, ठीक है। तो हमारी ये चीज़ें ख़त्म होती है। इसी के साथ जो हमारा टॉपिक था डेट इज CPU और हमारा मेमोरी से रिलेटेड टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक, अभी तक हमने कंप्यूटर जीके में, स्टैटिक जीके में, कंप्यूटर में हमने एक टॉपिक कवर किया है CPU, फिर CPU के बाद फर्दर शिफ्ट हुए हम रैम में। रैम के बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, यहाँ पे मेमोरी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे सामने फ्लैश मेमोरी है। लेकिन हम एक बार और समझ लेते हैं कि हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा, फिर 2 टाइप्स की मेमोरी पढ़ी, वहाँ पे हमने रैम के बारे में पढ़ा, फिर हमने फर्दर रोम के बारे में पढ़ा। प्राइमरी मेमोरी हमारी 2 तरह की होती है, रैम एंड रोम। सेकेंडरी मेमोरी हमारी में आते हैं मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, फिर हमारी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क, ये सब आती है किसमें, सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी में जो डेटा स्टोर रहता है वो परमानेंट रहता है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी में हमारा जो डेटा स्टोर रहता है वो परमानेंट नहीं रहता, वो टेम्परेरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी हमारी एक इंटरनल मेमोरी है। ये सब चीज़ें जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है, इन्हीं से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे, इट इज़ कंट्री कोड एक्सटेंशन। अब ये कंट्री कोड एक्सटेंशन क्या होता है, इन चीज़ों को समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें और पता होनी चाहिए। हम यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, हमारे जो टॉपिक का नाम है डेट इज कंट्री कोड एक्सटेंशन या फिर कंट्री कोड एक्सटेंशन एप्लीकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब ये एक्सटेंशन होता क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। हम बात करते हैं फाइल नेम एक्सटेंशन की और डोमेन नेम एक्सटेंशन की। ये 2 चीज़ें होती है हमारी। देखिए होते क्या एक्चुअल में, अगर बात करें एक्सटेंशन की, एक्सटेंशन हमेशा सफिक्स पार्ट होता है, मतलब कि लास्ट पार्ट होता है। अगर बात करें प्रीफिक्स हमें पता है ना कि फर्स्ट पार्ट होता है। इसी तरह से हम आज एक्सटेंशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, वो क्या है। सपोज यहाँ पे आता है, ये होता है हमारा डोमेन नेम, यहाँ पे ये डोमेन एक्सटेंशन। यहाँ पे बात करते हैं फाइल नेम, यहाँ पे आता है हमारा फाइल एक्सटेंशन। अब एक्चुअली में करना क्या है, ये किससे सेपरेट होते हैं, हमारे डॉट से, ये किससे सेपरेट होते हैं, हमारे डॉट से। किसी भी एक्सटेंशन को किसी के नाम से सेपरेट करना है तो यूज़ करिएगा डॉट का। तो यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया है, डॉट का। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि डोमेन नेम और डोमेन एक्सटेंशन को किससे सेपरेट करते हैं, तो ये एक डॉट से सेपरेट करते हैं, ये याद रखना। ये हमारे एक्सटेंशन जितने भी होते हैं ना, ये लास्ट पार्ट होते हैं। ये हमें बताते हैं पर्टिकुलर फाइल नेम, पर्टिकुलर डोमेन नेम किससे बिलोंग करता है। पहले मैं आपको फाइल नेम बताती हूँ, फिर डोमेन नेम बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, फाइल नेम के बारे में बात करते हैं। तो फाइल नेम क्या होता है, सपोज आपने MS वर्ड पे, नोटपैड पे या फिर एक्सेल पे कोई फाइल बनाई, आपने उस फाइल को नेम दे दिया अमन। अब वो अमन ने कहाँ पे वर्क किया वो कैसे पता चलता है, वो उसके एक्सटेंशन से पता चलता है। जैसे कि हमारा सरनेम होता है ना, जैसे राहुल शर्मा, तो हमें पता चलता है राहुल किस फैमिली से बिलोंग करता है, शर्मा फैमिली से। तो ऐसे ही कंप्यूटर के केस में हमारे एक्सटेंशन होते हैं जो कि सफिक्स पार्ट होते हैं, जो कि हमें बताते हैं पर्टिकुलर फाइल किससे बिलोंग करती है। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ फाइल का नाम अमन और यहाँ पे लिखती हूँ डॉट RTF लिख देती हूँ।
तो अब मुझे पता चलेगा अमन ने कहाँ काम किया, अगर मुझे उसका एक्सटेंशन पता है। अब RTF किसका एक्सटेंशन होता है? ये होता है वर्डपैड का। किसका एक्सटेंशन होता है? ये वर्डपैड का। RTF एक्सटेंशन है वर्डपैड के लिए, तो मुझे पता चल जाएगा उसके एक्सटेंशन से कि अमन ने वर्डपैड पे काम किया। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे TXT की, तो ये क्या है? मेरा टेक्स्ट है, तो मुझे पता चल जाएगा अमन ने नोटपैड पे काम किया है। तो ये सब क्या है? मेरे एक्सटेंशन ही तो है, ये यूज़ होते हैं एक्सटेंशन, तभी तो हमें पता चलता है कंप्यूटर की फाइल्स, पर्टिकुलर फाइल किससे बिलोंग करती है। एक्सेल की बात करें, XLS होता है। अगर हम बात करें XLX की, तो ये हमसे, अगर 2007 से पहले की बात करें तो वहाँ पे XLS यूज़ होता था। अगर 2007 की बात करें, 2000 की भी बात करें, तो वहाँ पे XLX यूज़ होता था। तो ये था फाइल एक्सटेंशन के बारे में। जैसे कि अगर MS वर्ड के बारे में आपसे पूछा जाए, तो वहाँ पे आप याद रखिएगा, वर्ड में हम जो एक्सटेंशन लगाते हैं वो डॉक लगाते हैं, डॉक, क्योंकि हम वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं ना, तो डॉक उसका फाइल एक्सटेंशन हो गया, एक डॉट से सेपरेट करते हैं, और डॉक X लगाते हैं 2007 के बाद। तो ऐसे ही अगर पावर पॉइंट की बात करें तो वहाँ पे हम यूज़ करते थे क्या? PPT। और अगर बात करें 2007 की, तो .pptx का यूज़ करते थे। तो ये कुछ एक्सटेंशन है जो कि हमें पर्टिकुलर फाइल बताते हैं किससे बिलोंग करती है। ये तो थी बात फाइल नेम और फाइल एक्सटेंशन की। लेकिन अब ये डोमेन नेम और डोमेन एक्सटेंशन क्या होते हैं? तो जी देखिए, यहाँ पे ये हमारा डोमेन नेम है, ये हमारा डोमेन एक्सटेंशन है, तो इनको सेपरेट करते हैं एक डॉट से। तो ये डोमेन नेम एक्चुअल में क्या होता है? डोमेन एक्सटेंशन को समझने से पहले हमें डोमेन नेम तो पता होना चाहिए, तभी तो हम एक्सटेंशन पे शिफ्ट होते हैं। एक्सटेंशन की बात करते हैं, ये सफिक्स पार्ट होता है। तो यहाँ पे जितने भी एक्सटेंशन है सफिक्स पार्ट है, प्रीफिक्स पार्ट सारे नेम वाले हो जाते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं इसकी डोमेन नेम की। ये आया कहाँ से? हर एक डिवाइस का, जितनी भी डिवाइसेज होती हैं उनका अपना एक एड्रेस होता है, ठीक है, उनको बोलते हैं हम IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, IP एड्रेस बोलते हैं। अब वो IP एड्रेस नंबर्स की फॉर्म में था। किसकी फॉर्म में था? नंबर्स की फॉर्म में। अब वो नंबर्स की फॉर्म में है तो उनको याद करना मुश्किल हो जाता था। तो उससे शिफ्ट होने के लिए हमने किस पे आए? हम डोमेन नेम आए। अब IP एड्रेस से डोमेन नेम तक आने का जो सफ़र तय किया, उसके बीच में किसने, कौन सा सर्वर ने हेल्प किया है, कौन सा सिस्टम आया था? उस सिस्टम का नाम है DNS, डेट इज डोमेन नेम सर्वर, या फिर डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं उसको। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे हमारी ये चीज़ खत्म होती है। अब देखिए, डोमेन नेम सिस्टम और डोमेन नेम सर्वर हमें समझ आ गया कि यहाँ तक ये शिफ्ट होने के लिए इसने मदद की थी। तब हम किस पे शिफ्ट हुए? डोमेन नेम पे। अब डोमेन नेम क्या है? हर एक वेबसाइट का अपना एक डोमेन नेम होता है। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि हर एक वेबसाइट का अपना एक डोमेन नेम होता है। वो डोमेन नेम हमें बाय करना होता है, खरीदना होता है। मुझे कोई वेबसाइट को डिज़ाइन करना है, तो मुझे उसके लिए किसकी नीड होगी? डोमेन नेम चाहिएगा। अब वो डोमेन नेम मैं खरीदूंगी, बाय करूंगी, तो वहाँ पे वो डोमेन नेम मुझे मिलेगा, तो मैं डोमेन नेम यूज़ करूंगी अपनी वेबसाइट के लिए। अब वेबसाइट क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज नोन एज वेबसाइट। हम वो वेबसाइट बनाएंगे, तो उसके लिए मुझे डोमेन नेम चाहिएगा। वो डोमेन नेम मैं बाय करूंगी, तो ये मेरा क्या है? डोमेन नेम। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ कि एक्चुअल में डोमेन नेम क्या होता है। देखिए, चीज़ें कैसे समझेंगे डोमेन नेम को। सपोज मैंने यहाँ लिखा www, ठीक है, www. फिर मैंने यहाँ पे लिखा google.com या फिर amazon.com लिख लिया। यहाँ पे लिखा मैंने google.com। अब यहाँ पे जो ये www क्या है? डेट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब। ये गूगल क्या है? मेरा डोमेन नेम है। ये मेरा .com क्या है? डेट इज़ डोमेन एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे ये चीज़ मेरी यहाँ पे ख़त्म होती है। www क्या है? ये www वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ पे ये सब डोमेन है। क्या ये सब डोमेन है? ये सब डोमेन है। ये डोमेन नेम है, ये डोमेन एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे ये भी तो यूज़ होता है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका भी तो यूज़ करते हैं हम। ये जो S है ना, ये यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है? सिक्योर। अगर हम सिंपल HTTP यूज़ करते हैं या आता है ये प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे ये सिक्योर नहीं है वेबसाइट। यहाँ पे ये S इंडिकेट करता है सिक्योर्ड। तो यहाँ पे ये मेरा पूरा क्या है? ये मेरा पूरा URL एड्रेस है। इसको क्या बोलते हैं? URL एड्रेस। किसी भी वेबसाइट का URL एड्रेस होता है, डेट इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझ आई। वो प्रोटोकॉल है, ये सब डोमेन है, ये डोमेन नेम है, ये डोमेन एक्सटेंशन है। और जो अभी आज का टॉपिक है उसका क्या पढ़ने वाले हैं? डोमेन एक्सटेंशन के बारे में। तो याद रहे, डोमेन नेम, डोमेन एक्सटेंशन एक डॉट से सेपरेट होती है। अब डोमेन नेम के भी टाइप्स होते हैं। टॉप लेवल डोमेन नेम होता है, टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन होता है, जेनरिक होता है, कंट्री कोड होता है। जो आज हम पढ़ने वाले हैं
वो कंट्री कोड है, वो कंट्री कोड डोमेन एक्सटेंशन है। ये क्या है, ये एक टॉप लेवल है, ये एक टॉप लेवल डोमेन है। तो यहाँ पे .com मतलब कि कमर्शियल, .edu मतलब कि एजुकेशन, .org ऑर्गेनाइजेशन, .gov गवर्नमेंट, ये सब क्या है, टॉप लेवल है। लेकिन हम जो आज पढ़ रहे हैं वो कंट्री कोड के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मुझे ये चीज़ क्लियरली बताओ, क्लियरिटी के साथ, कि डोमेन नेम और डोमेन एक्सटेंशन आपको समझ आए। चलिए, ये हमें बाय करना होता है, ये कहाँ से मिलता है डोमेन एक्सटेंशन, ये हमें सर्वर प्रोवाइड कराता है, हमें बता देता है आपको कौन सा चाहिए, आप यूज़ करिए। तभी तो बोलते हैं डोमेन एक्सटेंशन हमें बहुत सही से चूज करने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी पे डिपेंड है हमारी वेबसाइट की रीच। सपोज मुझे कोई बिजनेस इंडिया में स्टार्ट करना है तो मैं उसके लिए क्या डोमेन एक्सटेंशन यूज करूंगी, .in। अब मैं इंडिया में कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर मैं डोमेन एक्सटेंशन चाइना का यूज करूंगी, .cn यूज करूंगी, तो वो तो गलत हो जाएगा ना, .cn यूज कर लिया मैंने। तो यहाँ पे डोमेन एक्सटेंशन बहुत सही से वेबसाइट के अकॉर्डिंग, आपको कहाँ क्या चीज़ स्टार्ट करनी है उसके अकॉर्डिंग हम डोमेन एक्सटेंशन, ये हमें सर्वर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे खत्म होती है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्या है हमारा टॉपिक? यहाँ से स्टार्ट होता है आज का जो हमारा टॉपिक, एक बार देख लेते हैं, फर्दर और स्लाइड्स हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्री कोड एक्सटेंशन, और मैंने बहुत डिटेल में सब कुछ बताया है, डोमेन नेम, डोमेन एक्सटेंशन, फाइल नेम, फाइल एक्सटेंशन। तभी हम इस टॉपिक पे शिफ्ट होते हैं, दैट इज कंट्री कोड एक्सटेंशन। अब ये कंट्री कोड एक्सटेंशन क्या होता है? कंट्री कोड एक्सटेंशन एप्लीकेशन बिगेन इन 1985। इस चीज़ को याद रखिएगा कि कंट्री कोड एक्सटेंशन कब स्टार्ट हुआ था, कब बिगेन हुआ था, दैट इज 1985। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है, 1985। ये हम कंट्री कोड से ये .us यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट, .uk यूनाइटेड किंगडम, .il इसराइल के लिए, तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको। तो यहाँ पे कंट्री कोड कब स्टार्ट हुआ था, कंट्री कोड एक्सटेंशन 1985 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये दे सकता है ये कंट्री कोड किसके लिए है, ये कंट्री कोड किसके लिए, ये कंट्री कोड किसके लिए है, तो पूछा जा सकता है। यहाँ आते हैं, नेक्स्ट आते हैं 1986 में। 1985 में 3 कोड्स आए थे, 3 कंट्री कोड एक्सटेंशन आए थे, उनको सीसी कोड्स आए थे। कौन कौन से आए थे? यूएस का, यूके का, आईएल का। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। 1986 में एयू ऑस्ट्रेलिया के लिए, फिर डीई, देखो डीई आपको कंफ्यूज करेगा, ये जर्मनी के लिए, ठीक है, जर्मनी। .fi फाइनलैंड के लिए, .fr फ्रांस के लिए, .is आइसलैंड के लिए, .jp जापान के लिए, KR साउथ कोरिया के लिए, एंड नीदरलैंड के लिए, ऐसी स्वीडन के लिए। तो ये याद रख रहे हैं कौन से कंट्री कोड किस ईयर में आए थे, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ आते हैं नेक्स्ट 1987 में NZ न्यूजीलैंड के लिए, CH, अब देखिए CH आपको यहाँ कंफ्यूज करेगा, CH से चाइना ना कर दें, चाइना का CN है वैसे, ठीक है। CH का क्या है? स्विट्जरलैंड। C का क्या है? कनाडा। अब ये थे हमारे 1987 के। 1988 पे चलते हैं। I नीदरलैंड, ET इटली के लिए, ES के लिए स्पेन, PT के लिए पोर्टुगल, और यहाँ पे IN के लिए इंडिया। IN 1989, कम से कम हम ये तो याद रख सकते हैं 1989 में इंडिया का एक्सटेंशन आया था। 1990 में डेट इज CN, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, रशियन फेडरेशन, RU। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कंट्री कोड एक्सटेंशन है, मैंने बता दिए होते क्या है, अब बस आपको इतना याद रखना है कौन से किस ईयर में आए थे और कौन किसके लिए एक्सटेंशन है। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा टॉपिक है डेट इज, हमने CPU के बारे में पढ़ा। इस टॉपिक में हमने यहाँ पे हमने क्या कवर किया, हमने इस टॉपिक में कवर क्या किया, हमने GS थ्योरी जो बुक है हमारी, उसमें स्टैटिक GK में कंप्यूटर का कौन सा टॉपिक कवर किया। अभी आज कौन सी क्लास में क्या कवर किया, हमने CPU के बारे में पढ़ा, मेमोरी के बारे में पढ़ा, और फर्दर हमने क्या पढ़े, एक्सटेंशन पढ़े। यही हमारा आज का टॉपिक था, और हमने इसी के साथ ये सारा टॉपिक कंप्लीट किया आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर दिस क्लास, होप सो ये क्लास आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू। पिनेकल की जो 7th एडिशन की किताबें हैं, और अभी जो एडुकेटी का एग्ज़ाम ले रही है, एडुकेटी एग्ज़ाम ले रही है SSC का, अगर आप देखेंगे 95% क्वेश्चन है वो सारे वही हैं जो TCS पूछती थी, कोई ज़्यादा फर्क है ही नहीं। सिलेबस सेम है,
क्वेश्चन लगभग सेम है। कुछ शिफ्ट में जो स्टार्टिंग में सिलेक्शन पोस्ट या जो स्टेनो का पेपर हुआ था थोड़ा सा अलग आए थे, लेकिन बाद में जो सीजीएल के क्वेश्चन थे वो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे आधारित थे। तो इसलिए आज के टाइम में क्योंकि एडुकेटी के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं, नई जो की आ रही है वो डाउनलोड नहीं पा रहे हैं, तो बेस्ट तरीका ये है कि स्टूडेंट इन्हीं किताबों से लगातार इन्हीं को करेगा। 95% 98% है, सारा सिलेबस इसी से कवर हो जाएगा। और ये कौन कौन सी है पिनेकल की किताबें मैं आपको बता देता हूँ। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, जैसे आप जानते हैं 4 सब्जेक्ट होते हैं। जीएस की बहुत ही फेमस किताब है 6500। इसके जो आंसर होते हैं वहाँ एक्सप्लेनेशन, उसमें बहुत सारे फैक्ट दिए होते हैं। तो कोई भी वेंडर हो, चाहे एडुकेटी एग्जाम ले, चाहे कोई टीसीएस ले, कोई और ले, इसमें कवरेज बहुत शानदार होती है इस किताब से। इसके और ये किताब हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होती है। ऐसे मैथ की जो किताब है उसमें वैरायटी क्वेश्चन है, थ्योरी है, इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो ये वाली जो बुक है आपका कंप्लीट कवरेज करेगी, चाहे आप अगले साल के एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वेंडर कोई भी हो। ऐसे ही रीजनिंग की बुक है 7200 चैप्टर वाइज किताब, और इंग्लिश की किताब है 7600 चैप्टर वाइज किताब। इसमें हर तरह के क्वेश्चन को कवर कर दिया गया पिछले 5-6 सालों में जो पूछे गए हैं, ठीक है। और सिलेबस सेम है और क्वेश्चन भी लगभग सेम ही पूछे गए हैं। तो इसलिए स्टूडेंट इधर उधर भटकने के बजाय फोकस होकर एग्जाम की तैयारी करें, इसी में ही उसका फायदा है। ये जो 7th एडिशन की किताबें हैं ये आपके लिए आज भी रेलेवेंट है, कल भी रेलेवेंट होगी, टायर 1 हो, टायर 2 हो, कोई भी एग्जाम हो। ऑल द बेस्ट।